तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ कुछ लड़के तपती धूप में गड्ढा खोद रहे थे। अचानक एक रैटल स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर एक लड़का जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था अपने जूते उतारकर सांप को टच करने की कोशिश करता है और तुरंत सांप के काटने से मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और स्टैनली येलनैट्स फोर्थ नाम का एक लड़का रास्ते पर चल रहा होता है कि अचानक उसके सर पर एक जोड़ी जूता गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके फादर पैरों की बदबू मिटाने वाली चीज की खोज में लगे हुए थे, इसलिए वो उन जूतों को अपने साथ घर ले जाने लगता है। पर रास्ते में ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वो जूते एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर के थे, जो कि एक चैरिटी शो के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि स्टैनली फोर्थ ने ही उन्हें चोरी किया होगा। ये सोचकर पुलिस वाले उसे लेकर उसके पिता के घर जाते हैं, जहाँ मौजूद चीजों को देखकर उनका शक गहरा हो जाता है। दरअसल स्टैनली थर्ड के घर में दर्जनों जूते मौजूद होते हैं और स्टैनली फोर्थ के रूम में बेसबॉल प्लेयर की फोटो लगी होती है। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए स्टैनली को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक जेल जाने का और दूसरा कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने बिताने का। स्टैनली कैंप वाला ऑप्शन चुनता है और ट्रिप में जाते वक्त उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके फैमिली कर्स यानी श्राप की वजह से हो रहा था। उनकी बस एक बहुत बड़े रेगिस्तान से गुजरती है, जहाँ बहुत सारे गड्ढे थे। उसे रास्ते में एक व्यापारी गधे के साथ खड़ा दिखाई देता है, पर तभी पता चलता है कि ये उसका भ्रम था। सफर खत्म होने पर वो एक छोटे से टाउन में पहुंचता है, जहां बहुत सारे लड़के जेल की यूनिफॉर्म पहने होते हैं। वहां स्टैनली वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से मिलता है, जिसे स्टैनली का नाम फनी लगता है, जिस पर स्टैनली उसे बताता है कि उनका सरनेम येलनैट्स पूर्वजों ने रखा था और अपने बच्चों को स्टैनली नाम से बुलाने की परंपरा भी उन्हीं ने शुरू की थी। लेकिन मिस्टर सर को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसे वहाँ के नियम और कानून समझाने लगता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ना तो कोई टाइम देखने के लिए घड़ी थी और ना ही आसपास कोई घेराव था तो दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, जहाँ बूंद भर भी पानी नहीं था। और यही वजह थी कि कोई दीवार या कैद न होने के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बहरहाल स्टैनली को 2 जोड़े कपड़े दिए जाते हैं और साथ में एक फावड़ा दिया जाता है, जिससे स्टैनली को रोज एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। उसकी गहराई नापने के लिए वो फावड़े का इस्तेमाल कर सकता है। वो गड्ढा खोदने में जितनी देर लगाएगा उतनी ही देर उसे सूरज की धूप में तपना पड़ेगा। साथ ही उसे रैटल स्नेक और येलो स्पॉटेड लिजर्ड से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक जानवर थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। इसके बाद स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पेंडांस्की से मिलता है, जो उसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर बताता है कि वहाँ का रूल नंबर 1 ये है कि वार्डन को परेशान ना किया जाए, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे दूसरे लड़कों के पास ले जाता है, जो स्टैनली को उसके सोने की जगह दिखाते हैं। वहाँ पर मरे हुए बच्चे की उल्टियों के निशान थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकारता था, लेकिन वो लोग एक दूसरे को निकनेम से पुकारते थे, जो उन्हें वहाँ आने के बाद मिले थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। इसके बाद स्टैनली एक लड़के को उसके रियल नेम से पुकारते हुए पूछता है कि कैंटीन कहाँ है, जिस पर वो लड़का गुस्से में उसे पीछे धकेल देता है और याद दिलाता है कि उसे सिर्फ निकनेम से ही बुलाना है। कुछ देर बाद स्टैनली खाना खाने बैठता है, जिसमें सिर्फ बीन्स परोसे जाते हैं। इतने में एक्सरे नाम का लड़का उसके खाने का कुछ हिस्सा ले लेता है और कहता है कि मुझे ज्यादा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने दिन भर काम किया है, जबकि तुमने तो आज कोई भी गड्ढा नहीं खोदा। इसके बाद सब लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों भेजा गया है, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उसने मशहूर सेलिब्रिटी के जूते चुराए थे। ये सुनकर जीरो उससे पूछता है कि क्या उन जूतों में स्टार्स बने हुए थे, जिसके जवाब में स्टैनली हाँ कहता है। और तभी उसे याद आता है कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेसबॉल प्लेयर ने सबको बताया था कि वो एक अनाथालय में पला बढ़ा था, इसी वजह से उसने वो जूते चैरिटी में दान किए थे। लेकिन स्टैनली एक फेक फैन था, जिसने अपने ही फेवरेट प्लेयर के जूते चुरा लिए थे। रात को सोते वक्त स्टैनली को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उनके परिवार को एक श्राप मिला हुआ है। इसी वजह से उसके फादर स्टैनली थर्ड अपने इन्वेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टैनली फर्स्ट की किस्मत बहुत ही खराब रही। उसने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक फेमस क्रिमिनल किसिंग केट के हाथों मारा गया था, जो अपने शिकार को मारने के बाद किस किया करती थी, जिससे उनके चेहरे पर उसकी लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। लेकिन उसने स्टैनली के चेहरे पर किस नहीं किया था, बल्कि उसके खजाने को लूटकर उसे रेगिस्तान में तन्हा छोड़कर चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सुबह होने से पहले ही लड़कों को जगा दिया जाता है। उन्हें नाश्ते में टॉटिया खाने को मिलता है। उसके बाद काम पर जाने के लिए एक एक फावड़ा चुनने को कहा जाता है, पर जैसे ही स्टैनली एक फावड़ा चुनता है, एक्सरे उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटा फावड़ा एक्सरे यूज किया करता था और अपनी जगह किसी और को लेने नहीं देता था। खैर वो सब गड्ढा खोदने वाली जगह
जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी मिस्टर सर स्टैनली को बताता है कि गड्ढा खोदते वक्त अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर आए तो तुरंत मुझे खबर कर देना। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो उस दिन के लिए तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि गड्ढा किसी खास मकसद के लिए नहीं खुदवाया जाता, बल्कि ये सब तुम लोगों को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सभी लड़के काम में लग जाते हैं और अपने अपने गड्ढों से निकले हुए डस्ट को बाहर फेंकने लगते हैं, जो कभी कभी स्टैनली के गड्ढे में गिर जाता था। स्टैनली उन्हें ध्यान से काम करने को कहता है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक बार फिर से अपने परिवार के श्राप का ख्याल आता है। उसके एक पूर्वज एलिया ने सुअरों के फार्म में काम किया था, जहाँ उसे अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया था। तब वो जरोनी नाम की एक भविष्य बताने वाली के पास गया और उससे पूछा कि लड़की का दिल जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में जरोनी ने उसे प्यार व्यार भूलकर अमेरिका जाने की सलाह दी, जहाँ उसका भविष्य सुधर सकता था। लेकिन एलिया ने हार नहीं मानी और मायरा के पिता से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन वहाँ एक और बंदा था जो मायरा से शादी करना चाहता था। उसने मायरा के पिता को दहेज में ढेर सारे पिग दिए और बाजी जीत गया। एलिया दुखी होकर फिर से जेरोनी के पास गया। इस बार जेरोनी को उस पर दया आ गई और उसने एक ट्रिक बताई। उसने एलिया से कहा कि तुम्हें हर दिन एक छोटे से सुअर को पानी पिलाने के लिए पहाड़ पर ले जाना होगा और जब तक पिग पानी पिएगा तुम्हें वहीं रुककर गाना गाना होगा। इस तरह तुम भी मजबूत हो जाओगे और पिग भी काफी बड़ा हो जाएगा और एक बेहतरीन दहेज बनेगा। लेकिन पिग को पानी पिलाने के बाद मुझे भी पहाड़ पर ले जाकर पानी पिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर एक श्राप लगेगा। एलिया खुशी खुशी मान गया और रोजाना ऐसा ही करने लगा। जब एक दिन पिग काफी बड़ा हो गया तो वो उसे लेकर अपने होने वाले ससुर के पास गया और उसे दहेज में दे दिया। लेकिन मायरा काफी कंफ्यूज थी और फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो किससे शादी करे। इसलिए उसने एक गैसिंग गेम के जरिए अपने पति को चुनने का इरादा जाहिर किया, जिस पर एलिया बहुत नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेगा और जेरोनी की सलाह के मुताबिक अमेरिका जाकर अपनी किस्मत बनाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जेरोनी को पानी पिलाना भूल गया और उससे मिले बिना ही वहाँ से निकल गया, जिस पर जेरोनी ने उसके खानदान को शाप दे दिया। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ मिस्टर सर गड्ढों के पास अपना ट्रक लेकर आते हैं ताकि लड़के लोग अपनी पानी की बोतल भर सकें और तभी लड़के स्टैनली के हाथ में हुए पहले छाले को देखकर उसे चिढ़ाते हैं। आज सबसे पहले जीरो का काम खत्म हुआ था। वो सबसे फास्ट गड्ढा खोदता था। आखिर में जब स्टैनली का काम खत्म होता है तो कोई भी बाहर निकलने में उसकी हेल्प नहीं करता और उसे खुद ही बाहर निकलने का हुनर भी सीखना पड़ता है। जब वो वापस टाउन में आ जाता है तो देखता है कि मिस्टर सर उस पर बंदूक ताने खड़े हैं, पर असल में वो एक येलो स्पॉटेड लिजर्ड पर निशाना लगा रहे थे। उनका निशाना चूक जाता है और लिजर्ड जंप मारकर स्टैनली पर अटैक करने जाती है। लेकिन तभी मिस्टर सर दोबारा गोली चलाते हैं और इस बार लिजर्ड मर जाती है। दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे स्टैनली वहाँ की जिंदगी का आदी हो जाता है। वो रोज सुबह जल्दी उठता है, नाश्ते में वही बीन्स खाता है और उसके बाद काम पर चला जाता है, जहाँ दिन भर गड्ढे खोदते हुए उसके हाथों में और ज्यादा फफोले पड़ने लगते हैं। कई बार खतरनाक जानवरों से उसका सामना भी होता है, तो कभी बाथरूम में शावर काम नहीं करता। इन सब परेशानियों के अलावा दूसरे लड़के भी उसे परेशान करते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सॉफ्टी कहकर चिढ़ाते हैं। स्टैनली उनसे उलझकर अपनी मुसीबतें बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए शांत रह जाता है और जब वो अपनी मॉम को खत लिखता है तो उसे बताता है कि वो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है और वो एक नॉर्मल समर कैंप की तरह बहुत ही बढ़िया जगह है। एक दिन शाम को गड्ढा खोदते हुए स्टैनली को एक फॉसिल मिलता है, जिसे वो पेंडांस्की के पास लाता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि वार्डन को फॉसिल से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि इस एरिया में कभी झील हुआ करती थी और इसके चारों तरफ फैली हुई जमीन वार्डन के ग्रैंडफादर की थी। और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो एरिया कभी हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, जहाँ सैम नाम का एक व्यापारी अपनी गाड़ी में प्याज बेचने के लिए अक्सर आया करता था। उसकी गाड़ी को गधे खींचते थे। वो दावा करता था कि उसके प्याज जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और खतरनाक छिपकलियों से भी बचा सकते हैं। सैम को वहाँ की एक लोकल टीचर कैथरीन पर क्रश था, जिसके लिए वो प्याज से बना एक खास किस्म का नाश्ता लाया करता था, जिसके बदले में वो उसे जार भरकर पीच दिया करती थी। टाउन के सभी मर्दों को कैथरीन पसंद थी और कैथरीन का सैम को इतनी इम्पोर्टेंस देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन बारिश के कारण स्कूल की छत टपकने लगती है और कैथरीन बच्चों को वापस घर भेज देती है। तभी सैम छत ठीक करने में उसकी हेल्प करता है। इससे सैम को उसके साथ काफी वक्त बिताने को मिलता है। इस बात से खुश होकर वो स्कूल के दूसरे हिस्से भी रिपेयर करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि शाम को बड़ों की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट कैथरीन को ताने मार रहे हैं, जिनमें से एक वार्डन का ग्रैंडफादर वॉकर भी था, जो कैथरीन को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन कैथरीन मना कर देती है, जिससे वो काफी
ही नाराज हो जाता है। देखते ही देखते स्कूल की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन जाती है, पर सैम का गधा कहीं खो जाता है, इसलिए वो एक बोट खरीद लेता है। एक दिन बारिश की दोपहर में सैम और कैथरीन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी वॉकर उन्हें देख लेता है और पूरे टाउन में ये खबर फैला देता है। थोड़ी ही देर में सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सजा के तौर पर स्कूल को जला देते हैं। कैथरीन दौड़ती हुई पुलिस के पास जाती है, जो उस वक्त नशे में धुत था। वो कैथरीन को किस देने के लिए कहता है। कैथरीन उसे धक्का देकर दूर कर देती है, जिस पर वो उसे धमकाता है कि अलग जाति वालों से रिलेशनशिप रखना गैर कानूनी है, इसके लिए सैम पर मुकदमा चलेगा। कैथरीन डर जाती है और सैम को वार्न करने के लिए दौड़ती हुई उसके पास जाने लगती है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गांव वालों ने बोट में बैठे सैम को गोली मारकर खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद कैथरीन वापस आती है और पुलिस को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद उसे किस करती है, जो कि वो जीते जी चाहता था। उस दिन कैथरीन टाउन छोड़कर चली जाती है और किसिंग केट के नाम से मशहूर हो जाती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर एक्सरे स्टैनली के पास आकर उससे कहता है कि अगली बार अगर उसे कोई भी चीज मिले तो पहले उसके पास ले आए। बाद में स्टैनली का सामना एक परेशान करने वाले लड़के से होता है और दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी बाकी लड़के आकर दोनों को शांत कराते हैं। पर अब स्टैनली सबकी नजरों में अपनी इज्जत बना चुका था। उसके साथी उसे केवमैन के नाम से बुलाने लगे थे और उसे पानी की लाइन में भी अच्छी जगह मिलने लगी थी। कुछ समय बाद स्टैनली को उसकी मॉम का खत मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसके फादर के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे और मकान मालिक उन्हें कभी भी घर से बाहर निकाल सकता था। जीरो अनपढ़ था, इसलिए स्टैनली को खत पढ़ते देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि मुझे भी पढ़ना लिखना सिखा दो। जिस पर स्टैनली कहता है कि मैं कोई अच्छा टीचर नहीं हूँ और दिन भर काम करके थक जाता हूँ, इसलिए मुझे आराम की जरूरत है। अगले दिन गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक छोटी सी चीज मिलती है, जिस पर KB लिखा हुआ था। लड़कों को लगता है कि शायद ये शॉटगन का कवर है, पर ये बहुत पतला था। तभी एक्सरे स्टैनली के हाथ से वो चीज ले लेता है और जैसे ही पेंडांस्की उस चीज को देखता है, वो तुरंत जाकर वार्डन को खबर कर देता है और सारे लड़के ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वार्डन एक बहुत खूबसूरत औरत थी। वो उस चीज को देखकर बहुत खुश होती है और एक्सरे को उस दिन की छुट्टी दे देती है और बाकी लड़कों से एक्सरे के गड्ढे के आसपास का पूरा एरिया खोद डालने को कहती है। इसलिए उस दिन लड़कों को दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चीज नहीं मिलती क्योंकि वो गलत जगह थी। अगले कुछ दिनों तक लड़के उसी टनल को खोदते रहते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया था, पर उन्हें वहाँ एक छोटे से डायल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वार्डन उन्हें उनके इंडिविजुअल गड्ढे खोदने को कह देती है, जैसा कि वो पहले से करते आ रहे थे। अगले दिन जब मिस्टर सर लड़कों की बोतलें भर रहा होता है, तब एक लड़का उसके ट्रक से सनफ्लावर के बीजों का बैग चुरा लेता है और उसके जाते ही सब लड़के उन बीजों को आपस में बांटने लगते हैं। पर बदकिस्मती से मिस्टर सर जल्दी ही नोटिस कर लेते हैं कि बैग गायब है और वो ट्रक मोड़कर वापस वहाँ आ जाते हैं। लड़के जल्दी जल्दी बीजों को छुपाने लगते हैं और तभी गलती से वो बैग स्टैनली के पैरों पर गिर जाता है। इसलिए वो बैग को रेत के अंदर छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मिस्टर सर बैग को देख लेता है और तब अपने दोस्त को बचाने के लिए स्टैनली झूठ बोल देता है कि ये चोरी मैंने खुद किया है। ये देखकर सब लड़के शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सर स्टैनली को सजा देने के लिए वार्डन के पास लेकर आता है। उसके ऑफिस के अंदर किसिंग केट के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। अभी वो उन पोस्टर्स को देख ही रहा था कि तभी वार्डन उसे अपने नेल पॉलिश दिखाने लगती है, जिसे उसने रैटल स्नेक के जहर से बनाया था। अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने के बाद वार्डन मिस्टर सर को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने सनफ्लावर सीड्स जैसी मामूली चीज के लिए स्टैनली का गड्ढा खोदना रुकवा दिया था। इसके बाद वो स्टैनली को वापस काम पर भेज देती है और जब वो खुदाई करने वाले एरिया में वापस आता है तो सभी लड़के उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। स्टैनली देखता है कि जीरो ने उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया है। इससे खुश होकर वो उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली बार जब मिस्टर सर आता है तो वो लोग देखते हैं कि उसके चेहरे पर 2 खतरनाक निशान थे जो वार्डन की नेल से बने थे। मिस्टर सर स्टैनली से इतना नाराज था कि वो उसको खाना पानी तक नहीं देता। इधर स्टैनली सोचता है कि ऑफिस में उसने जो कुछ देखा था उससे तो यही लगता था कि जो पतली सी ट्यूब उसे गड्ढे में मिली थी वो शायद किसिंग केट की लिपस्टिक थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि केट सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो सैम की मौत और स्कूल की बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे, पर उसने बहुत सारा खजाना लूटा था। स्टैनली फर्स्ट से खजाने की पेटी लूटने के बाद उसने उसे वहाँ गाड़ दिया था जहाँ कभी झील हुआ करती थी। इसके बाद जब वो आराम कर रही थी तभी वहाँ वॉकर और उसकी वाइफ आ जाते हैं। वो दोनों पैसों के लिए बेचैन हो रहे थे क्योंकि सैम के मरने के बाद वो झील सूख चुकी थी और पूरा टाउन भी बर्बाद हो चुका था। केट चाहती तो उन्हें उसी वक्त मार देती, लेकिन वो उससे बेहतर तरीके से बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो खुद को एक जहरीली छिपकली से कटवा लेती है ताकि वहीं पर उसकी कब्र बन जाए। और खजाने का सही लोकेशन मालूम न होने के कारण वॉकर और उसकी आने वाली जनरेशन, जिसमें
वार्डन भी शामिल थी, इतने बड़े रेगिस्तान में जिंदगी भर गड्ढे खोदते रह जाएं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां स्टैनली जीरो को पढ़ना लिखना सिखाता है और तभी उसे पता चलता है कि जीरो का असली नाम हेक्टर जेरोनी है। इसका मतलब ये था कि वो मैडम जेरोनी का वंशज है। जीरो गड्ढे खोदने में फास्ट था, इसलिए वो स्टैनली को भी गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। उसे देखकर दूसरे लड़के उससे जलने लगते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त जीरो स्टैनली को अपनी माँ के बारे में बताता है, जो उसके लिए कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई थी और उस दिन से जीरो सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर हो गया था। कुछ देर बाद एक बदमाश लड़का स्टैनली को परेशान करने लगता है। स्टैनली भी विरोध करता है। ये देखकर पेंडांस्की उन दोनों को लड़ने के लिए उकसाने लगता है और देखते ही देखते दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही स्टैनली कमजोर पड़ने लगता है और तभी जीरो उसकी हेल्प करने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है और वो उस दूसरे लड़के को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पेंडांस्की उन दोनों को रोकने के लिए हवा में फायर करता है और तभी सारा मामला समझने के लिए वार्डन वहाँ पहुँच जाती है। लड़के उसे बताते हैं कि जीरो स्टैनली को गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। इस पर स्टैनली कहता है कि बदले में मैं भी उसे पढ़ने लिखने में हेल्प करता हूँ। ये सब सुनकर वार्डन गुस्से में तिलमिलाने लगती है, जबकि पेंडांस्की जीरो का मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे गधा और बेवकूफ कहता है, जिसे सुनकर जीरो को गुस्सा आ जाता है और वो पेंडांस्की को फावड़े से मारकर रेगिस्तान में भाग जाता है। मिस्टर सर उसे पकड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन वार्डन उसे रोक देती है क्योंकि जीरो का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो लोग उसकी फाइल रिकॉर्ड से डिलीट कर देंगे और ऐसा जाहिर करेंगे जैसे वो कभी यहाँ आया ही नहीं था। शाम को सभी लड़के बैठकर डिस्कस करते हैं कि जीरो रेगिस्तान में किस तरह मरेगा। उनकी बातें सुनकर स्टैनली को जीरो की फिक्र होने लगती है और तभी उसे याद आता है कि केट के हाथों लुट जाने के बाद स्टैनली फर्स्ट रेगिस्तान में 16 दिनों तक जिंदा रहा था, क्योंकि उसे एक जगह पर पनाह मिल गई थी जिसे गॉड्स थंब यानी भगवान का अंगूठा कहा जाता था। लेकिन वो जगह कहाँ थी और कैसी थी ये न तो किसी को पता था और न ही स्टैनली फर्स्ट किसी को बता पाया, क्योंकि जब लोगों ने उसे ढूंढा तब तक वो आधा पागल हो चुका था। अगले दिन जीरो की जगह एक नया लड़का आता है जो स्टैनली को बहुत परेशान करता है। स्टैनली एक प्लान बनाता है। जब मिस्टर सर सबको पानी देने के लिए आता है तो स्टैनली उसका ट्रक चुराकर भाग खड़ा होता है, लेकिन मिस्टर सर भी शातिर था। वो ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है। तब स्टैनली उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसका ध्यान बंट जाता है और ट्रक एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। लेकिन स्टैनली हिम्मत नहीं हारता और पैदल ही भागने लगता है। दूसरे लड़के उसे भागते देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जब वार्डन को उसके भागने की खबर मिलती है तो वो मिस्टर सर से कहता है कि उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद भेजेंगे। तब तक उसकी लाश भी सड़ गल चुकी होगी और हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर तपती धूप में स्टैनली चलता रहता है। रास्ते में मिलने वाली सभी खतरनाक छिपकलियों को इग्नोर करके वो आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार उसे सैम का बोर्ड दिख जाता है जिसके नीचे थका हारा सा जीरो पड़ा था। वो पीच के बने उस जैम को खाकर जिंदा था जो केट ने सैम को दिए थे। स्टैनली भी थोड़ा जैम खाता है और तभी उसकी नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जो अंगूठे जैसा दिखता था और उसे याद आता है कि शायद यही वो जगह थी जहां उसका पूर्वज स्टैनली फर्स्ट ठहरा था। अब वो दोनों उस बोट को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं जो काफी मेहनत का काम था। अचानक स्टैनली फिसल कर गिरने लगता है, पर तभी जीरो फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ता है और अपने फावड़े की मदद से उसे उठाने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसा करते हुए जीरो के हाथ पर चोट लग जाती है। तब स्टैनली उसकी मरहम पट्टी कर देता है। इसके बाद दोनों लड़के फिर से चलने लगते हैं, पर जल्दी ही जीरो कमजोर होकर गिर जाता है। लेकिन तभी स्टैनली उसे पकड़कर नीचे लुढ़कने से बचा लेता है। पर अब तक जीरो बहुत थक चुका था, इसलिए वो आगे चलने से इनकार कर देता है। लेकिन स्टैनली भी हार नहीं मानता और अपने दोस्त को पीठ पर लादकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके पूर्वज एलिया पिग को पीठ पर लादकर पहाड़ पर चढ़ते थे। धीरे धीरे स्टैनली को वहाँ कुछ हरियाली दिखने लगती है, साथ ही पानी का एक छोटा सा झरना भी दिखता है। तभी उसकी नजर सैम के प्याजों पर पड़ती है और वो तुरंत जीरो को जगाता है। इसके बाद दोनों जी भरकर प्याज खाते हैं और पानी पीते हैं। स्टैनली अचानक वो गाना गुनगुनाने लगता है जो उसके परिवार वाले पीढ़ियों से गाते आ रहे थे। स्टैनली को पता नहीं था कि ये वही पिग वाला सॉन्ग है जो कभी एलिया ने गाया था। स्टैनली ने जेरोनी परिवार के वंशज जीरो की जान बचाई थी, जिसके कारण मैडम जेरोनी की आत्मा को शांति मिल गई थी और स्टैनली परिवार पर से श्राप भी उठ गया था। इधर श्राप उठा, इधर स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन कामयाब हो गया। उसने प्याज और पीच के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे पैरों की बदबू से छुटकारा मिल सकता है। उसकी इस कामयाबी पर पूरा परिवार जश्न मनाता है। अगले दिन सुबह जीरो कन्फेस करता है कि जूते उसने चुराए थे। उसने देखा था कि वो जूते उस शेल्टर को डोनेशन के तौर पर मिले थे जहां वो रहता था। उसे पता नहीं था कि वो जूते फेमस हैं, इसलिए वो उठाकर भाग रहा था कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई और तभी अपनी जान बचाने के लिए उसने जूते ब्रिज के ऊपर से फेंक दिए जो स्टैनली के सर पर जाकर गिरे, जबकि जीरो अगले ही दिन दूसरी जगह जूते चुराते हुए पकड़ा गया। ये सब सुनकर स्टैनली
स्टैनली कहता है कि जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका, अब उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट सीन में स्टैनली की लॉयर उसे रिहा कराने कैंप जाती है क्योंकि कोर्ट को पता चल चुका था कि स्टैनली बेकसूर है, लेकिन वार्डन उसे वहाँ से भगा देती है। वो जाते हुए कहती है कि अगली बार मैं अपने साथ पुलिस वालों को लेकर आऊंगी। अब फिर से स्टैनली और जीरो को दिखाया जाता है जो थोड़ा आराम करने के बाद वापस उसी खुदाई वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और उस गड्ढे को ढूंढने लगते हैं जहां स्टैनली को लिपस्टिक मिला था। जैसे ही उन्हें वो गड्ढा मिलता है वो दोनों वहां खुदाई करने लग जाते हैं और फाइनली उन्हें वो संदूक मिल जाता है जिसके अंदर खजाना भरा हुआ था। उसी वक्त वार्डन और मिस्टर सर को खबर लगती है तो दोनों वहां दौड़े आते हैं, लेकिन तभी ढेर सारी जहरीली छिपकलियां उन दोनों लड़कों और खजाने को कवर कर लेती हैं, मानो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हों। ये देखकर वार्डन इंतजार करती है कि जल्दी ही छिपकलियां दोनों लड़कों को मार डालेगी और फिर वो उस खजाने की मालिक बन जाएगी। इसके बाद वो अपने बचपन का किस्सा बताती है कि जब उसके दादाजी खजाना पाने के लिए क्रिसमस के दिन भी उससे गड्ढा खुदवाते थे। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और वार्डन देखती है कि छिपकलियों ने ना तो लड़कों को काटा था और ना ही वहाँ से गई थी, और तभी वहाँ पर लॉयर पुलिस वालों को साथ लेकर आती है। उन्हें देखते ही वार्डन झूठी कहानी सुनाने लगती है कि दोनों लड़के मेरे ऑफिस से खजाने की पेटी लेकर भाग रहे थे, पर तभी जीरो संदूक पर लिखे हुए स्टैनली के नाम को दिखाता है जिससे वो दोनों बेकसूर साबित हो जाते हैं। इसके बाद लॉयर संदूक को अपने कार में रख लेती है और स्टैनली को लेकर वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन स्टैनली जीरो को लिए बिना जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए लॉयर जीरो का फाइल मांगती है और जब उन्हें पता चलता है कि फाइल मिसिंग है तो एक पुलिस वाला सीनियर ऑफिसर्स को फोन लगाकर जांच करने को कहता है और तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सर एक भागा हुआ अपराधी है और पेंडेंस्की भी कोई डॉक्टर नहीं है। इसलिए वार्डन समेत उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तभी अचानक वहाँ बारिश होने लगती है जिसे देखकर सारे लड़के खुशी से झूमने लगते हैं। कुछ दिनों बाद स्टैनली और जीरो अपने फैमिली के सामने खजाने का बक्सा खोलते हैं जिसके अंदर से ढेर सारा खजाना और कुछ शेयर्स निकलते हैं। स्टैनली खजाने में से कुछ हिस्सा जीरो को देने की बात करता है जिस पर उसके परिवार वाले अग्री हो जाते हैं। जीरो उन पैसों की मदद से कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है जो उसकी माँ को ढूंढ निकालते हैं और फिर वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद सरकार उस कैंप को बंद कर देती है और लड़कों को काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इधर स्टैनली और जीरो का परिवार एक दूसरे का पड़ोसी बन जाता है जो एक अच्छे लोकेलिटी में रहने लगते हैं। उनके कैंप वाले दोस्त बीच बीच में उनसे मिलने आते रहते हैं। स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन जबरदस्त कामयाबी पा लेता है और फेमस बेसबॉल प्लेयर अब उसके एड में काम करने लगता है और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम एक यंग मैरिड कपल मैट और केट को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। वो दोनों अपने नए घर से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हुए बहुत खुश होते हैं। उनके नए घर को रेनोवेशंस और रिपेयर की जरूरत थी, इसलिए वो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। किचन को ठीक करते वक्त केट को कैबिनेट में एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है जिसे दफनाने के लिए वो उसे बाहर ले जाती है, पर तभी खिड़की से मैट उसे आवाज देता है जिससे उसका ध्यान मैट की तरफ चला जाता है और जब वो वापस उस बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड गायब हो चुका था। उधर बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंकते हुए मैट को दीवार पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसे क्लियर देखने के लिए वो वॉलपेपर को फाड़ देता है। वहाँ उसे अजीब से की होल वाला एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए वो उस कबाड़ में से उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है और जैसे ही वो चाबी उसे मिलती है वो दरवाजा खोलने के लिए उसे की होल में डालता है और केट को आवाज देकर बुलाता है। फिर वो दोनों साथ मिलकर दरवाजा खोलते हैं। तभी हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते की सारी लाइटें अचानक टिमटिमाने लगती हैं और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट पावर कंपनी को फोन करता है। वहीं केट को उस रूम में कुछ अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो भी मैट के पीछे चली जाती है। अगले दिन उनकी लाइट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पावर कंपनी से एक ऑपरेटर आता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि बेसमेंट के सारे वायर्स कुछ अजीब तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और देखने में बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। जब मैट उस ऑपरेटर को लाइट ठीक करने के लिए कहता है तब ऑपरेटर उससे कहता है कि उसने आज तक इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं देखी। वहाँ से जाने से पहले वो ऑपरेटर मैट को बताता है कि उस घर के पहले मालिक का मर्डर उसी घर में हुआ था। ये शॉकिंग न्यूज सुनकर मैट इस घर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। एक पुराने न्यूज आर्टिकल को पढ़कर मैट को पता चलता है कि मरने वाले कपल का नाम पॉल और मैडलिन शेफर था, जबकि सस्पेक्ट की पहचान नहीं हो पाई थी और उसे जॉन नाम से पुकारा जाता था। मैट एक आर्टिस्ट था, इसलिए वो अपने स्केच पैड पर जॉन की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए मिस्टीरियस रूम में जाता है और वहाँ बैठकर एक बोतल शराब की पीकर खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक और बोतल शराब पीने की इच्छा होती है कि तभी
तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है और अचानक शराब की एक और बोतल उसके सामने हाजिर हो जाती है, जिसे देखकर मैट हैरान हो गया था। उस बोतल को अच्छी तरह देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये रूम किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। दूसरी साइड लिविंग रूम की लाइट्स के टिमटिमाने की आवाज से केट की नींद टूट गई थी। वो मैट को अपने पास ना देखकर उसे ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पूरा रूम नई चीजों से भरा हुआ है और उन सब के बीच मैट बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। वो कैट को वैन गॉग की कीमती पेंटिंग दिखाते हुए बताता है कि उस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। केट इसे मैट का कोई मजाक समझकर हंसी में उड़ा देती है, पर अपने हस्बैंड की गंभीरता को देखकर वो इसे चेक करने के लिए $1000 की विश करती है। केट के मांगे हुए पैसों को मैट पूरे रूम में ढूंढता है और वो पैसे उसे मिल जाते हैं। फिर भी केट को पूरी तरह विश्वास नहीं होता है और वो दोबारा $1 मिलियन की विश करती है। पहले की तरह इस बार भी उन्हें तुरंत $1 मिलियन मिल जाते हैं और वो रातों रात मिलियनर बन जाते हैं। ये सब देखकर केट बहुत डर जाती है और उस रूम से बाहर निकल जाती है। मैट उसके पास जाकर उसे समझाता है कि वो लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। फिर भी वो दोनों सारा दिन उस रूम में अपनी मनपसंद चीजों की विश करते हुए बिताते हैं। उनकी एक विश पर रूम में मनपसंद कपड़ों, शैंपेन, कीमती चीजों और पैसों का ढेर लग जाता है। मैट और केट की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि दुनिया की हर बेशकीमती चीजें उनके पास होती हैं। रात होने पर केट मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम उनकी सारी विशेष इतनी आसानी से कैसे पूरी कर देता है, लेकिन मैट उसे कहता है कि उसे इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह अगले कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी बड़ी शान और शौकत से गुजरती है। हर बार जब भी उनकी कोई विश होती तो लाइट टिमटिमाती और उनकी सारी इच्छाएं बेसमेंट में बने उस रूम में तुरंत पूरी हो जाती। वो दोनों रातों रात मिले इस खजाने का जश्न मनाते, पार्टी करते और नाचते गाते हुए मस्ती में दिन गुजार रहे थे। लेकिन उनकी ये चमक धमक वाली जिंदगी ज्यादा दिनों तक उन्हें खुशी नहीं दे सकी और धीरे धीरे केट को अपने अंदर की कमी खलने लगती है, जो कि इन सारी चीजों से पूरी नहीं हो सकती थी। मैट को उसकी फिक्र होती है और वो उसे बच्चे का एक बेड गिफ्ट करता है, जो इस बात का इशारा था कि उन्हें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन केट ये देखकर खुश होने की बजाय अपसेट होकर घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि पहले ही उसके 2 मिसकैरेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद केट वापस लौटती है और उस विशिंग रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है। जब मैट को ये बात पता चलती है तो वो केट पर नाराज होकर कहता है कि बिना उसकी सलाह लिए उसे बच्चे की विश नहीं मांगनी चाहिए थी। इस बात पर दोनों में काफी बहस होती है। केट कहती है कि उसने ये शॉर्टकट इसलिए अपनाया ताकि मिसकैरेज या लेबर पेन की तकलीफ न झेलनी पड़े। वो कहती है कि वो दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, पर मैट इस बात से अग्री नहीं होता और उस बच्चे को रूम में ले जाकर उसके गायब होने की विश करने को कहता है। वो दोनों उस रूम में जाते हैं, पर केट बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर पाती और रोते हुए बच्चा मैट के हवाले कर देती है। पर गोद में बच्चे को लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी उसे गायब करने की विश नहीं कर पाता और बच्चे को वापस केट की गोद में डाल देता है। आखिरकार दोनों बच्चे को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाते हैं और इस तरह दोनों रातों रात पेरेंट्स बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैट की नजर अपने अधूरे ड्राइंग पर पड़ती है, जिसमें वो जॉन का चेहरा बना रहा था। उसे देखकर वो फिर से अपने रिसर्च में लग जाता है और उसे पता चलता है कि वो सस्पेक्ट मर्डरर अभी भी जिंदा है और किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद है। एक दूसरे न्यूज आर्टिकल के मुताबिक जॉन का कहना था कि उससे ये मर्डर उस रूम ने ही करवाया था। ये जानने के तुरंत बाद ही मैट जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है ताकि उससे उस रूम के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। हॉस्पिटल पहुंचने पर नर्स उसे वार्न करती है कि लास्ट 45 सालों में न्यूज रिपोर्टर्स के अलावा कोई भी जॉन से मिलने नहीं आया। ये सुनकर मैट खुद को भी एक रिपोर्टर के रूप में पेश करता है। आखिरकार बूढ़े हो चुके जॉन के साथ मैट की फेस टू फेस मुलाकात होती है और वो उससे उस घर और खासकर उस मिस्टीरियस रूम के बारे में पूछने लगता है। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जॉन उसे बताता है कि वो इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा था, जब मैट उससे शेफर को मारने की वजह पूछता है। तब वो कहता है कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर बात को बदलते हुए वो मैट को जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि जिस इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती उससे ज्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद मैट घर लौटते वक्त एक गैस स्टेशन पर गैस डलवाने के लिए रुकता है, पर जैसे ही वो अपने वॉलेट से पैसे निकालता है तो देखता है कि उसके सारे पैसे डस्ट बन जाते हैं। ये देखकर वो तुरंत घर पहुंचता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए उस रूम में रखे सारे पैसों को बाहर फेंक देता है। साथ ही वैन गॉग की उस पेंटिंग को भी दरवाजे के बाहर रख देता है। फिर उन सारी चीजों को डस्ट में बदलते हुए देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग उस रूम से मिली किसी भी चीज को घर के बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें डस्ट में बदल जाएंगी। मैट गुस्से में दीवार को तोड़ देता है ताकि रूम की मिस्ट्री को जान सके, पर उसके अंदर उसे उलझी हुई वायर्स के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उन वायर्स को ट्रैक करना मैट के लिए नामुमकिन था। फिर वो दीवार पर लगे कुछ वॉलपेपर्स को फाड़ता
जाता है तो उसे वहाँ उस घर का मैप दिखाई देता है जिसमें उसे सारे वायर्स के कनेक्शन की जानकारी मिलती है। इसी बीच केट बच्चे को गोद में लिए बाहर की तरफ चली जाती है, पर मैट उसे ये कहकर रोक देता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वो उसे असल वजह नहीं बता पाता। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा किसी दर्द की वजह से जोर जोर से रोने लगता है और केट से नहीं संभलता। तब मैट उसकी हेल्प करने के लिए बच्चे को गोद में ले लेता है और उसे चुप कराने के लिए बाहर निकल जाता है। पर कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा बड़ा होने लगता है और जब वो लोग वापस घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि वो एक बड़ा बच्चा बन चुका था। उस रात मैट केट को बताता है कि वो रोम उनकी हर विश को पूरी कर सकता है, पर वो उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो चीजें पुरानी होकर डस्ट में बदल जाएंगी। ये सुनकर केट को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि उनका बच्चा कोई सामान नहीं है जिसे वो लोग बाहर नहीं ले जा सकते। उसे अपने बच्चे से बहुत लगाव होता है। वो उसे अपना बेटा ही मानती है और उसका नाम शेन रखती है। अगले कुछ दिनों तक केट शेन को घर पर ही पढ़ाती है और उसे समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर डेंजरस जर्म्स हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन जब केट उसे पढ़ा रही होती है तो वो बाहर जाने की जिद करने लगता है। वो कहता है कि उसने जिंदगी में एक बार भी घर के बाहर कदम नहीं रखा। उसे घर के अंदर सिर्फ दीवारें देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन केट उसकी सेफ्टी के लिए उसे बाहर नहीं जाने दे सकती थी। इसलिए वो हर बार घर के अंदर आते और घर से बाहर जाते समय दरवाजे पर ताला लगा दिया करती थी ताकि शेन गलती से बाहर कदम ना रख सके। एक दिन उसे मैट का ऑर्डर दिया हुआ एक पैकेज मिलता है तो वो उसे लाकर मैट को दे देती है, पर गलती से फ्रंट डोर लॉक करना भूल जाती है। मैट को पार्सल के अंदर एक ब्रांड न्यू गन मिलती है जिसे वो संभाल कर रख देता है। इस बीच केट पियानो बजाने में बिजी हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर शेन चुपके से फ्रंट डोर की तरफ बढ़ता है। वो बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए अपने हाथ को दरवाजे से बाहर निकालकर ताजी हवा को महसूस करता है कि तभी केट की नजर उस पर पड़ती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। उसे सही सलामत देखकर केट को राहत मिलती है। फिर मैट और केट दोनों मिलकर शेन को बाहर जाने से रोकने के लिए पूरे घर की खिड़कियों में लकड़ी के तख्ते लगा देते हैं। उस रात केट की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शेन उसकी बेड के पास खड़ा है और वो उससे उसके पास सोने की परमिशन मांगता है। फिर शेन उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जिसे सुनकर वो प्यार से उसे अपने गले लगा लेती है। शेन को उसकी बातों से तसल्ली नहीं मिलती और वो कुछ सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अगले कुछ दिन मैट अपने गन से शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन जब वो प्रैक्टिस के बाद घर आता है तो देखता है कि शेन अपने आर्ट स्टूडियो के अंदर स्नो ग्लोब बनाकर खेल रहा है। वो शेन को सख्ती से गेम छोड़कर जाने के लिए कहता है। उसकी डांट सुनकर शेन के हाथ से स्नो ग्लोब गिरकर टूट जाता है। दरअसल मैट ने अभी तक शेन को अपना बेटा नहीं माना था, इसलिए वो उसके साथ बेरुखी से बात करता था। इधर ग्लोब टूटने की आवाज सुनकर केट तुरंत वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे के साथ बाप जैसा बिहेव नहीं करने के लिए मैट से बहस करने लगती है। उस रात घर के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए शेन को एक मैप मिलता है जिसे फॉलो करके वो बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ उलझी हुई वायर्स के बीच मेन पावर सोर्स था। उन सब से गुजरते हुए वो आखिर उस रूम तक पहुँच जाता है। रात भर पूरे घर में लाइट्स टिमटिमाती रहती है, पर मैट और केट नींद में होने के कारण कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अगली सुबह जब मैट की नींद खुलती है तो उसे अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा दिखाई देता है और इसके साथ ही टूटा हुआ ग्लोब कुछ दूरी पर रखा हुआ मिलता है। उसी वक्त लाइट्स को टिमटिमाते देखकर वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है और तुरंत अपनी वाइफ को जगाता है। दोनों रूम की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर हैरान रह जाते हैं। शेन ने विश करके रूम के अंदर ही एक बड़ा सा आउटडोर एरिया क्रिएट कर लिया था। अब वहाँ रूम की बंद छत और दीवारों की जगह खुला आसमान और एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था जहाँ शेन स्नोमैन बनाने में बिजी था। केट अपने बेटे की बनाई हुई शानदार दुनिया को देखकर खुशी से इमोशनल हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, जबकि मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हाथ पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। इस घटना से दोनों के बीच शेन को रूम में जाने और खेलने देने की बात पर बहस होने लगती है। मैट कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, पर केट को ऐसा नहीं लगता। उनकी बहस चलती रहती है कि तभी फोन की घंटी बजती है और परमिशन नहीं होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है, पर जल्दी ही मैट उससे फोन छीनकर खुद बात करने लगता है। दूसरी तरफ जॉन की आवाज सुनकर उसे हैरानी होती है। शेन से बात करके जॉन को पता चल चुका था कि उन लोगों ने एक बच्चे की विश की थी। उधर किचन में रखे एक दूसरे फोन से केट उन दोनों की सारी बातें चुपके से सुन लेती है। जॉन उससे कहता है कि शेन को बाहर की दुनिया में आजादी से घूमने देने के लिए उसे केट की जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी जब केट मर जाएगी तो शेन पूरी तरह से आजाद हो जाएगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकेगा। फिर उसकी उम्र भी नॉर्मल इंसान की तरह ही बढ़ेगी। वो मैट को ये राज भी बताता है कि वो भी रोम का ही दिया हुआ एक बच्चा था। तब उसकी माँ ने उसके बाप को मार डाला था और उसे बड़ा करके खुद को मारने के लिए कहा था ताकि उसका बेटा आजाद हो सके। फिर वो मैट से कहता है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो केट को मारकर शेन को बचा सकता है या फिर शेन को मारकर केट को बचा सकता है। ये सारी बातें सुनकर केट को बहुत दुख होता है और वो
घर छोड़कर चली जाती है, जिससे मैट को उसकी फिक्र होने लगती है। केट खुद को मारने के लिए अपनी कार का एक्सीडेंट करना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इधर घर पर शेन के साथ मैट का बिहेवियर पागलों जैसा हो जाता है और वो उसकी सारी चीजें फेंक देता है, यहाँ तक कि उसका स्टूडियो तक तहस नहस कर डालता है। फिर थोड़ी देर बाद वो शेन के लिए डिनर तैयार करता है, जो कि कुछ दूर रखे डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। शेन उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगता है, जिससे चिढ़कर वो शेन को बता देता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है और ना ही उसके कोई पेरेंट्स हैं। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर शेन को फ्रंट डोर से बाहर निकाल देता है, पर शेन डरकर वापस ऊपर चला जाता है। कुछ ही देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शेन के रूम में जाकर उससे माफी मांगने लगता है। फिर शेन उसे स्टोरी पढ़कर सुनाने को कहता है और सारी रात वो दोनों साथ में सोते हैं। जब केट वापस घर लौटती है तो उन दोनों को एक साथ सोते देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उस रात मैट और केट दोनों इंटीमेसी में बिजी होते हैं कि शेन छुप कर उन्हें देख लेता है। फिर वो उनके सोने का इंतजार करता है और जैसे ही वो सोते हैं, शेन चुपके से फ्रंट डोर की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन सुबह मैट और केट फ्रंट डोर को खुला देखकर समझ जाते हैं कि शेन बाहर गया होगा। तभी घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शेन अब जवान हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट करके उन्हें धमकाता है, तो केट उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैट शेन के ऊपर कूद पड़ता है और दोनों में फाइट होने लगती है। उधर केट उनकी लड़ाई की वजह से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट उसे जगाते हुए बताता है कि शेन को गलती से गोली लगने के कारण वो मर गया। इस खबर से दुखी होकर केट रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। मैट उसे तसल्ली देकर वापस घर में ले आता है, जहाँ अभी भी वो उदास रहती है। उधर दूसरे रूम में जहाँ उनकी फाइट हुई थी, असली मैट होश में आ जाता है और पूरे घर में अपनी वाइफ की तलाश करता है कि तभी लाइट्स को फिर से टिमटिमाते देखकर वो डरते हुए उस रूम की तरफ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि केट और उसकी शक्ल में शेन अंदर ही होगा। इधर केट को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके साथ बैठा हुआ आदमी मैट नहीं शेन है, पर जल्दी ही उसे शेन के आइस खाने की हैबिट से पता चल जाता है कि वो मैट नहीं बल्कि उसकी शक्ल में शेन है। उधर असली मैट अंदर जाने के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर सारे वायर्स को पार करके वो उस रूम तक पहुंच जाता है, जो कि अब एक जंगल था, जहां ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का यूज करके उस जगह को काफी बड़ा कर लिया था और वहां उन्हीं के जैसा एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो ये भी समझ चुका था कि शेन ने उसका रूप केट को किडनैप करके उस डुप्लीकेट घर में रखने और अकेले में उसके साथ फिजिकल होने के लिए किया था। ये ख्याल आते ही अपनी बीवी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में दौड़ते हुए फाइनली उस डुप्लीकेट घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां शेन केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आते देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इधर मौका पाकर केट उठकर भागने ही वाली होती है कि हॉलवे में दो मैट को लड़ते हुए देखकर वो ठिठक जाती है। दोनों में इतनी समानता थी कि वो असली और नकली के बीच पहचान नहीं कर पाती। अचानक एक मैट उसके हाथ को पकड़ लेता है, पर वो उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लेती है और शेन का नाम पुकारती है। वो अपना नाम सुनकर उसकी तरफ देखता है, पर उसके धक्के से गिरकर बेहोश हो जाता है। जमीन पर गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। इधर मैट और केट रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर निकल नहीं पाते, क्योंकि शेन ने रूम से उनके उसी घर में फंसे रहने की विश मांगी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो लोग घर से नहीं निकल पाते तो मैट रुक जाता है और वहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय सोचने लगता है कि अचानक फिर से वहाँ शेन आ जाता है और मैट को चाकू घोंपकर मार डालता है। फिर वो केट को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो दरअसल उनके क्लोन थे, जबकि असली मैट और केट दौड़कर रूम के बाहर जंगल की तरफ भागते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए शेन भी उनके पीछे भागता है। मैट और केट के चकमा देने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में होता है। असली घर में पहुंचते ही शेन मैट पर अटैक कर देता है, पर मैट उसे अपने साथ खींचकर घर के बाहर ले आता है। अपनी जान को खतरे में देखकर शेन वापस दरवाजे की तरफ भागता है, पर उसके अंदर घुसने से पहले ही केट दरवाजा बंद कर लेती है। शेन मम्मी कहकर उसको पुकारता है और केट घर के अंदर से उसे बूढ़ा होते हुए देखती रहती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है और अंत में वो डस्ट में बदल जाता है। उसकी गलतियों के बावजूद केट उसकी मिट्टी को हाथ में लेकर बहुत रोती है, क्योंकि उसने उसे अपना बेटा मानकर काफी समय उसके साथ बिताया था। फिर मैट उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपना दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 1 महीने बाद वो एक छोटे से घर में सेटल हो जाते हैं और सुकून से रहने लगते हैं। पर थोड़े ही दिनों बाद केट डरते हुए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। वो बहुत उलझन में दिखाई देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो बच्चा मैट या शेन में से किसका है। हालात पहले से बेहतर होने के बावजूद उसे लगता है कि वो अभी भी उस रूम में है, क्योंकि लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगी थी। इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि मैट और केट रूम की दी हुई दौलत के
के नशे में पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। विशेष पूरी करने की जादुई शक्ति के मिलने से वो अपनी ख्वाहिशों के मामले में कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई मिसकैरेज होने के बाद भी वो रूम से रेडीमेड बच्चे तक की ख्वाहिश कर बैठते हैं। उनके नए अपार्टमेंट में लाइट्स के टिमटिमाने से ये कंफ्यूजन बना रहता है कि या तो वो अभी तक उस मिस्टीरियस रूम में है या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ी है। ठीक उसी तरह केट की प्रेगनेंसी भी एक कंफ्यूजन रहती है कि वो बच्चा मैट या शेन में से किसका है, क्योंकि उस घटना से एक दिन पहले मैट और केट के बीच इंटीमेसी होती है और उस डुप्लीकेट घर में शेन भी उसे सेक्सुअली असॉल्ट कर चुका होता है। इस तरह ये कहानी न सिर्फ विश पूरा करने वाले रूम के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि ये सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर केट के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है, मैट या शेन। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस कहानी की शुरुआत गौरंग नाम के आदमी से होती है, जिसकी जब आंख खुलती है तो वो प्लेटफॉर्म नाम के एक जेल के अंदर था, जहां अलग अलग फ्लोर के हिसाब से लेवल थे और इन कमरों के बीच में एक बड़ा सा हॉल था, जिसके ऊपर से प्लेटफॉर्म नीचे आता था, जिसमें कि यहाँ रहने वाले कैदियों के लिए खाना होता था। पर यह प्लेटफॉर्म किसी भी एक फ्लोर पर सिर्फ 2 मिनट ही रुकता था। उतने समय में जितना खाना खा सकते हो खा लो, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर में चला जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म में अनगिनत लेवल थे, जिनमें 2-2 कैदी साथ रहा करते थे। अब यहाँ गौरंग के साथ भी एक बूढ़ा आदमी था, जिसका नाम ट्रिमगासी था। गौरंग को पता नहीं था कि ये जगह किस तरह काम करती है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। वो यहाँ सिर्फ 6 महीनों के लिए आया था, ताकि उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाए और उसे डिग्री भी मिल जाए। अब वो यहाँ इस जगह के बारे में ट्रिमगासी से बात कर ही रहा था कि तभी इधर ग्रीन लाइट जलती है, जिसके जलते ही ऊपर वाले फ्लोर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आकर इनके लेवल पर रुकता है, जिसमें कि इनके ऊपर वाले लोगों का बचा कुचा खाना था। अब यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे आते ही ट्रिमगासी तो भूखे सांड की तरह खाने पर टूट पड़ता है, पर इस जूठे और बचे कुचे खाने को देखकर गौरंग को घिन आती है, इसलिए वो ये खाना नहीं खाता। लेकिन जब उसे यहाँ एक सेब मिलता है तो वो उसे बाद में खाने के लिए अपनी जेब में रख लेता है। फिर 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो ट्रिमगासी खा पी के उसी पर ही थूक देता है और गौरंग से कहता है कि हैरान मत हो, ऊपर वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। और फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लग जाता है। तब ट्रिमगासी गौरंग से कहता है कि जब तक तुम उस सेब को नीचे नहीं फेंकोगे तब तक ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो लोग प्लेटफॉर्म से कोई भी खाने की चीज अपने पास नहीं रख सकते। अगर रखी तो रूम का टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो लोग मर नहीं जाते। इसलिए जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है तो वो लोग तभी जितना चाहे उतना खा लेते हैं। अब यहाँ गौरंग उसे अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि 6 महीने बाद उसे यहाँ से एक डिग्री मिल जाएगी और यहाँ रहकर उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाएगी। अब यहाँ डिग्री मिलने की बात सुनकर ट्रिमगासी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से तो उसे 2 डिग्री मिल जानी चाहिए थी। वो पिछले 1 साल से यहाँ था। फिर गौरंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आए हो, तो ट्रिमगासी उसे बताता है कि वो एक दिन अपने घर पर टीवी देख रहा था और उसकी नजर एक चाकू के एड पर पड़ी, जो कि पत्थर को भी काट सकता था। तो उसने उसे मंगा लिया, पर मंगाने के बाद उसे पता चला कि वो तो एक नॉर्मल चाकू था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उस टीवी को ही अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो टीवी नीचे एक आदमी के सर पर लग गया और वो आदमी वहीं पर मर गया, जिस वजह से वो यहाँ है। उसके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो पागल खाने जाए या वो यहाँ आए। तो उसने 1.5 साल के लिए यहाँ आना चुना था। फिर वो उसे बताता है कि यहाँ हर 30 दिन बाद उनके सेल को बदल दिया जाता है और पिछली बार वो 132वें लेवल पर था, जहाँ खाने की जूठन तक नहीं पहुँचती थी, पर फिर भी वो जिंदा बच गया। वो कहता है कि 30 दिनों तक बिना खाए पानी पर भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ती है जब दूसरी बार भी आप नीचे के लेवल में ही रहो। तब गौरंग कहता है कि अगर वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाए तो नीचे वाले लोग भी खाना खा सकते हैं। इसलिए वो ऊपर वाले लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन ऊपर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो नीचे वालों को आवाज लगाता है, पर नीचे वाले तो और भी ज्यादा कमीने थे। तो तब इधर बुड्ढा नीचे वाले लोगों पर अपनी धार लगा देता है और गौरंग से कहता है कि नीचे वालों को इतनी इज्जत नहीं देते, उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। अब इस जेल में आने से पहले हर किसी को कोई भी एक चीज लाने की इजाजत थी, तो यहाँ गौरंग अपने लिए एक नोवेल लाया था, पर ट्रिमगासी वही चाकू लाया था जो उसने टीवी से खरीदा था, जिसे देखकर गौरंग को लगता है कि बुड्ढा पिछली बार 30 दिनों तक इसलिए बच गया क्योंकि शायद उसने इस चाकू से अपने साथ वाले को ही मारकर खा लिया होगा। वैसे भी बुड्ढा साइको की ही तरह दिखता था। फिर ये दोनों जब यहाँ बात कर रहे थे तो ऊपर से एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है, जिसे देखकर गौरंग पूरी तरह से हैरान था। पर ट्रिमगासी उसे कहता है कि हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ आए दिन होते रहता है। अब इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं, जहाँ अब गौरंग ने भी प्लेटफॉर्म से खाना शुरू कर दिया था और उसकी ट्रिमगासी के साथ एक अच्छी दोस्ती होने लगी थी। पर एक दिन इस प्लेटफॉर्म में बैठकर मिहारू नाम की एक लड़की नीचे आ जाती है, जिसकी हालत ठीक नहीं थी और वो काफी जख्मी लग रही थी, जिसे देखकर गौरंग उसकी मदद करने की सोचता है। तो तब ट्रिमगासी उसे बताता है कि ये पागल है
ये हर महीने अपने बेटे को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे आ जाती है और अपने साथ वालों को मार देती है ताकि किसी महीने वो अपने बेटे के साथ वाले सेल में आ जाए। फिर इनके खाने के बाद प्लेटफॉर्म जब नीचे जाने लगता है तो वहाँ नीचे वाले सेल में जो लोग थे वो मिहारू को देखकर उस पर झपट जाते हैं। जो यहाँ ऊपर से गौरंग देखता है तो वो उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मिहारू अकेले ही उन दोनों का काम तमाम कर देती है और फिर उस प्लेटफॉर्म में बैठकर फिर से नीचे जाने लगती है। अब इसके बाद से गौरंग भी यहाँ के माहौल में ढलने लगा था और ट्रिमगासी की तरह प्लेटफॉर्म से खाना खाने लगा था। पर 30 दिन बाद ट्रिमगासी गौरंग को बताता है कि आज उनका इस सेल में आखिरी दिन है, कल वो लोग एक दूसरे लेवल के सेल में होंगे। जिसके बाद यहाँ इन्हें स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है और फिर अगले दिन जब गौरंग की आंख खुलती है तो उसे ट्रिमगासी ने बेड से बांध रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग अब 171वें लेवल के सेल में थे जहां खाना पहुंच पाना तो किसी सपने से कम नहीं था। ट्रिमगासी को पता था कि गौरंग उससे ज्यादा जवान और ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने उसके उठने से पहले ही बांध दिया था। अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर जब मेरी भूख मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जान ना जाए। अब इसी तरह अगले 8 दिन तक वो उसे कुछ नहीं करता और उसे उसी बेड पर बांधे रखता है जहां गौरंग अपने आप को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। लेकिन अब बुड्ढे की भूख भी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ खाने के लिए झूठे बर्तन ही आते थे। इसलिए वो अब गौरंग को काटना शुरू करता है, पर वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो जल्दी मर जाएगा तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो गौरंग की लाश सड़ने लगेगी। इसलिए वो अब यहाँ गौरंग के जांग में एक कट लगाकर उससे मांस निकालता है। लेकिन तभी इसी वक्त प्लेटफॉर्म से मिहारू आ जाती है और वो बुड्ढे के सर पर बोतल फोड़कर उसके गले को काट देती है। जिसके बाद वो यहाँ गौरंग के हाथ पांव भी खोल देती है, क्योंकि गौरंग ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। फिर यहाँ जैसे ही गौरंग के हाथ पांव खुलते हैं तो वो उस बुड्ढे को उसी के चाकू से घोप घोप कर मार देता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो मिहारू ने उसके पांव के जख्म को एक कपड़े से बांध दिया था और वो उस बुड्ढे के कलेजे को निकाल कर खा रही थी। जिसके बाद वो यहाँ गौरंग को भी बुड्ढे का कलेजा खिलाती है। अब पहले तो गौरंग नहीं खाता, लेकिन भूख की वजह से उसे खाना ही पड़ता है। जिसके बाद वो मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है तो फिर मिहारू उसे बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे चली जाती है। जिसके बाद से गौरंग यहाँ अकेले ही दिन गुजारता है, जहाँ उसे बुड्ढे के वहम भी होने लगे थे, क्योंकि वो यहाँ बुड्ढे के मांस को खाकर ही जिंदा था। और फिर 30 दिन पूरे होने के बाद जब गौरंग की आंख खुलती है तो एक कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा था, जिसे वो जल्दी से हटाता है और सबसे पहले वो सेल का नंबर देखता है। तो इस बार वो 33वें लेवल पर था और यहाँ अब उसके साथ एक औरत थी जो अपने साथ एक डॉगी को भी लाई थी। गौरंग जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि इस जेल में आने से पहले इसी औरत ने ही तो उसका इंटरव्यू लिया था। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आई हो। तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह इंसानों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। तब गौरंग उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ये जगह वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ तो लोग अपने खाने के लिए अपने साथ वालों को ही खा जाते हैं। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जगह पर टोटल 200 लेवल हैं। अगर हर इंसान अपने हिस्से का ही खाना खाए तो नीचे वाले लोग भी बच सकते हैं। तभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है, जिसके आते ही गौरंग तो खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो लेडी अपने कुत्ते को खिलाकर नीचे वालों के लिए भी खाना अलग से रख देती है। जिसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लेवल पर जाता है तो वो लेडी नीचे वाले लोगों से कहती है कि उसने उनके लिए प्लेट में उनके हिस्से का खाना रख दिया है, तो वो उसे ही खाएं ताकि नीचे सभी लोगों तक खाना पहुंच सके। लेकिन इधर उसकी बातें सुनने के बाद नीचे वाले लोग उसे खाते खाते भी गाली सुनाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो लेडी रोज नीचे वाले लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं, लेकिन नीचे वाले लोग उसे रोज 4 गाली देकर चुप करा देते थे। जिससे परेशान होकर अब यहाँ गौरंग नीचे वाले लोगों से गुस्से में कहता है कि अगर उन लोगों ने अपने हिस्से का खाना खाकर खाना नहीं बचाया तो वो अब से रोज उनके खाने पर हक देगा, जिसके बाद तुम्हें वही खाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद नीचे वाले लोग शांत हो जाते हैं। तब गौरंग उन्हें कहता है कि ये बात अपने से नीचे वाले लोगों को भी बता देना। फिर इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस प्लेटफॉर्म में बेहोश पड़ी हुई मिहारू नीचे आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। तो तब गौरंग उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है, लेकिन तभी यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर गिरने लग जाता है, क्योंकि उस लेडी के कुत्ते ने उस प्लेटफॉर्म से एक चिकन लेग पीस उठा लिया था। तो तब गौरंग जल्दी से उससे लेग पीस छीनता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद इनके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और फिर अगले दिन मिहारू ठीक होने के बाद वापस उस प्लेटफॉर्म से नीचे चली जाती है। तब गौरंग उस लेडी को मिहारू के बारे में बताता है और कहता है कि वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई है। उसका बेटा इसी जेल में है, जिसके लिए वो हर रोज ऐसे ही नीचे जाती रहती है। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जेल में 16 साल से कम के कोई भी नहीं है
और मिहारू का यहाँ कोई बेटा नहीं है क्योंकि 10 महीने पहले उसने उसका इंटरव्यू लिया था। वो उसे मिहारू के बारे में बताती है कि उसके ना ही माँ बाप है ना ही बच्चे। वो एक फेल्ड एक्ट्रेस थी जो यहाँ एक गिटार के साथ आई थी अपनी मर्जी से, पर अब वो यहाँ एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रही है जो है ही नहीं। फिर यहाँ जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लोगों के पास पहुँचता है तो वो लोग मिहारू को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी मिहारू बुड्ढे के चाकू से उनका भी काम तमाम कर देती है, जो देखकर गोरंग को समझ नहीं आता कि ये लेडी जो कह रही है वो सच है या फिर बुड्ढे ने जो उसे बताया था वो सच था। अब यहाँ ये सब देखने के बाद उस लेडी को भी समझ में आ चुका था कि ये जगह किसी नरक से कम नहीं। वो कहती है कि वो पिछले 8 सालों से लोगों को इस नरक में भेज रही है जिसके बारे में वो आज तक अनजान थी, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि उसे पिछले 3 सालों से कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाली है। इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। फिर इसी तरह ये महीना भी बीत जाता है। इसके बाद जब गोरंग की आंख खुलती है तो वो 202 लेवल के सेल में था, जिसे देखकर यहाँ उस लेडी ने खुद को पहले ही फांसी लगा रखी थी क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ तो सिर्फ 200 लेवल ही हैं, पर यहाँ तो 200 से भी नीचे और लेवल थे। गोरंग जब यहाँ उस लेडी की लाश देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और फिर उसे यहाँ उस बुड्ढे और उस लेडी के हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जहाँ वो लेडी उसे कहते हैं कि उसने उसी के लिए खुदकुशी की है। वो आराम से नीचे कूदकर भी अपनी जान दे सकती थी, पर वो यहाँ मरी क्योंकि वो चाहती थी कि गोरंग उसे खाकर जिंदा बचा रहे। जिसके बाद बुड्ढा भी उसे उस लेडी की बॉडी को काटने के लिए फोर्स करने लगता है, जिससे कि गोरंग बहुत परेशान हो रहा था। जब तक उसे अपनी भूख पर कंट्रोल था वो तब तक दिन गिन के कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि वो भूख कंट्रोल करने के लिए अपनी किताब को ही फाड़ कर खा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब उससे भूख से रहा नहीं जाता तो तब वो यहाँ उस लेडी की बॉडी को काटता है और उसे खाकर अगले 30 दिनों तक जिंदा बचे रहता है। जिसके बाद अगले महीने जब गोरंग की आंख खुलती है तो वो लेवल 6 के सेल में था, जहाँ उसके साथ एक कलवा डॉन था जिसके पास एक रस्सी थी और वो ऊपर वालों को आवाज लगा रहा था कि वो लोग रस्सी से उसे ऊपर खींचने में मदद करें। जहाँ ऊपर एक लड़की और एक आदमी था जो उससे पूछते कि हम तुम्हें ऊपर क्यों खींचे। तब कलवा, जिसका नाम भरत था, वो कहता है कि भगवान ने उसे ऐसा कहा था कि 2 लोग उसे ऊपर खींचने में मदद करेंगे। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम कौन से भगवान को मानते हो। तो भरत चालाक बनने के चक्कर में कहता है कि वही भगवान को जो तुम मानते हो। तब वो दोनों उसे ऊपर खींचने के लिए मान जाते हैं। फिर जब कलवा उन्हें अपनी रस्सी देकर ऊपर चढ़ने लगता है तो उसके आधे में पहुंचते ही ऊपर वाली लड़की उसके मुंह पर हक देती है और उसकी रस्सी को छोड़ देती है, जिससे अब कलवा उस होल से नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी गोरंग उसे बचा लेता है। जिसके बाद कलवा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उन लोगों ने उसके मुंह पर हक दिया था, जिस वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। उसका प्लान था कि वो ऊपर वाले लेवल में रहने वालों से रस्सी खींचवा कर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पर उन लोगों ने उसके मुंह के साथ उसके प्लान पर भी हक दिया। अब यहाँ रात में गोरंग को फिर से वही बुड्ढा और वो लेडी दिखाई देते हैं, जहाँ बुड्ढा तो उसे कह रहा था कि अब तुम्हें सिर्फ इसके बाद 1 ही महीना और काटना है, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो लेडी उसे कहती है कि बदलाव कभी भी अपने आप नहीं होता। जो बात सुनकर अब गोरंग इस प्लेटफॉर्म के नियम को बदलने की सोचता है, इसलिए वो कलवे से कहता है कि वो नीचे जाने में उसकी मदद करे। अगर वो दोनों आखिरी फ्लोर तक पहुंच गए तो फिर वो लोग प्लेटफॉर्म में बैठकर ऊपर यानी कि यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आखिरी फ्लोर में पहुंचने के बाद वहाँ से ऊपर गोली की स्पीड से आता था। तब कलवा कहता है कि हमें ये भी तो नहीं पता कि यहाँ कितने फ्लोर हैं और नीचे वैसे भी दरिंदे हैं जो भूख की वजह से उन्हीं को मार कर खा लेंगे। तो तब गोरंग उसे कहता है कि वो पिछली बार 202 लेवल पर था, जहां उसने प्लेटफॉर्म के हर एक लेवल पर रुकने का हिसाब लगाया तो उसे लगता है कि यहाँ लगभग 250 लेवल हैं। अगर वो लोग आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा देते हैं तो वो लोग बच जाएंगे और फिर यहाँ से निकलकर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ के हालात बताएंगे। तो तब कलवा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने बेड को तोड़कर पाइप निकालते हैं और उस प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहां अब ये लोग जिन जिन ने इसके पिछले दिन खाना खाया था उन्हें खाना नहीं देते क्योंकि उन्हें आखिर तक खाना पहुंचाना था। जहां कुछ लोग इनकी बात नहीं मानते तो ये दोनों उन्हें डंडे से डरा देते हैं। इसी तरह अब ये लोग प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे थे तो इधर एक लेवल पर कलवे का सीनियर था जो उनसे पूछता है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। तब कलवा बताता है कि वो लोग खाने को आखिरी लेवल तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बात पहुंच सके। अब यहाँ वो आदमी इनकी बातों से काफी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम इस तरह डराकर लोगों से खाना नहीं छीन सकते, तुम पहले उन्हें अपनी बात समझाओ, अगर वो तुम्हारी बात समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम उन्हें मार सकते हो। फिर वो उन्हें कहता है कि अब से तुम्हारा मिशन है इस प्लेटफॉर्म की सबसे फेमस डिश पैनाकोटा को बचाना और उसे आखिरी लेवल पर रहने वालों के लिए ले जाना जिन्हें खाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर तुम वहाँ खाना लेकर पहुँचोगे तो तुम उनकी उम्मीद बन जाओगे और वो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। तो अब ये दोनों टेबल की फेमस डिश पैनाकोटा को आखिरी लेवल पर ले जाने की सोचते हैं, जो कि नीचे वाले लोगों के लिए एक मैसेज था। इसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं,
जहां अब ये पहले सभी लोगों को रिक्वेस्ट करके सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें एक दिन के लिए भूखा रहने के लिए कहते हैं, पर वो लोग नहीं मानते तो ये लोग उनका सर फोड़ देते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। फिर 50वें लेवल पर पहुंचने के बाद ये लोग लोगों को खाना देना शुरू करते हैं जिन्हें कि खाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। जहां जब ये लोग एक और लेवल नीचे आते हैं तो उधर एक बूढ़ा आदमी बीमार था और एक लड़का, जिन्हें जब ये दोनों खाना दे रहे थे तो वो लड़का कहता है कि वैसे भी ये बुढ़ा मरने वाला है तो मैं इसके पेट को फाड़ कर वो खाना खा लूंगा। जिससे अब यहाँ इन्हें नीचे वाले लोगों की मेंटेलिटी पता लगती है कि वो किस तरह के इंसान है। इसलिए अब ये दोनों चौकन्ने होकर नीचे जाने लगते हैं। जहाँ नीचे अब लोग भूख की वजह से मरे पड़े हुए थे। किसी ने खुद को मार लिया था तो कोई अपने साथ वालों को मार कर ही खा रहा था। फिर जब ये दोनों और नीचे जाते हैं तो वहाँ एक लेवल पर दो दरिंदे मिहारू को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। तब ये देखकर गोरंग और कलवा उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ उनमें से एक के पास तलवार थी जिससे वो कलवे के पेट पर कट लगा देता है। लेकिन फिर भी कलवा उसे मार देता है और फिर उसकी तलवार से उसके साथी के गर्दन को भी उड़ा देता है, जो कि अभी तक गोरंग का गला दबाए बैठा था। लेकिन अब यहाँ मिहारू भी मर चुकी थी। जिसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे जाने लगते हैं, जहां अब इन दोनों की हालत भी ठीक नहीं थी। फिर इसी तरह ये दोनों 333वें लेवल पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसे देखकर गोरंग को लगता है कि ये मिहारू की बेटी है। तो अब वो दोनों प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, जहां वो लड़की भूख के कारण इनके हाथों में उस डिस्क को देखती है। तो तब गोरंग कलवे से कहता है कि उस डिस्क को वो उसे दे दे। पहले तो कलवा उसे देना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे लास्ट लेवल वाले के लिए ले जाना चाहता था, पर फिर वो उसे दे देता है। जिसके बाद वो लड़की उस डिस्क को खा लेती है और तभी वो प्लेटफॉर्म भी नीचे चला जाता है और ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। जहां रात में जब गोरंग सोया था तो उसे फिर से बुड्ढे और उस लेडी की हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं, जो अब उसे कह रहे थे कि वो लड़की ही मैसेंजर है। तभी यहाँ उसे कलवे की भी झलक दिखने लग जाती है, जो भी उसे यही कहता है कि वो लड़की ही मैसेंजर है। जिससे अब यहाँ गोरंग की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि कलवा भी मर चुका है, इसलिए उसे सपने में वो भी दिख रहा था। इसके बाद अब गोरंग अगले दिन प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस लड़की को भी अपने साथ प्लेटफॉर्म में बैठाकर नीचे जाने लगता है, जहां ये दोनों काफी देर तक नीचे जाते रहते हैं और लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां से ये प्लेटफॉर्म गोली की स्पीड से ऊपर जाने वाला था। तो तब इधर गोरंग को फिर से वही बुड्ढा दिखता है, जो उसे कहता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो गए। तब गोरंग उसे कहता है कि नहीं, अभी तो उसे इस लड़की को ऊपर ले जाना है। तो बुड्ढा उसे कहता है कि वो मैसेंजर है, वो अब इस प्लेटफॉर्म से ऊपर पहुंची जाएगी और अब उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो फिर गोरंग यहाँ से बुड्ढे के साथ चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। ये कहानी हमारी सोसाइटी को एक आईना दिखाती है, जहाँ हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने में लगा रहता है और कुछ लोग जो अपने से नीचे वालों को कुछ मानते ही नहीं। जैसे कि मूवी में बुड्ढे का कैरेक्टर था, जो अपने से नीचे वालों को कुछ समझता ही नहीं था, भले ही उसे पता था कि अगले महीने वो लोग ऊपर आ सकते हैं और वो लोग भी वैसा ही करेंगे। ऐसी सोच इंसान को मतलबी बना देती है, जो अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ रहते हैं और जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है तो वो सांप बनकर डसने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए किसी पर भी इतना भरोसा मत करो कि वो आपका फायदा उठा सके। सो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहां कुछ लड़के तपती धूप में गड्ढा खोद रहे थे। अचानक एक रैटल स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर एक लड़का जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था अपने जूते उतारकर सांप को टच करने की कोशिश करता है और तुरंत सांप के काटने से मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और स्टैनली येलनेट्स फोर्थ नाम का एक लड़का रास्ते पर चल रहा होता है कि अचानक उसके सर पर एक जोड़ी जूता गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके फादर पैरों की बदबू मिटाने वाली चीज की खोज में लगे हुए थे, इसलिए वो उन जूतों को अपने साथ घर ले जाने लगता है। पर रास्ते में ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वो जूते एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर के थे, जो कि एक चैरिटी शो के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि स्टैनली फोर्थ ने ही उन्हें चोरी किया होगा। ये सोचकर पुलिस वाले उसे लेकर उसके पिता के घर जाते हैं, जहाँ मौजूद चीजों को देखकर उनका शक गहरा हो जाता है। दरअसल स्टैनली थर्ड के घर में दर्जनों जूते मौजूद होते हैं और स्टैनली फोर्थ के रूम में बेसबॉल प्लेयर की फोटो लगी होती है। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए स्टैनली को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक जेल जाने का और दूसरा कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने बिताने का। स्टैनली कैंप वाला ऑप्शन चुनता है और ट्रिप में जाते वक्त उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके फैमिली कर्स यानी श्राप की वजह से हो रहा था। उनकी बस एक बहुत बड़े रेगिस्तान से गुजरती है, जहाँ बहुत सारे गड्ढे थे। उसे रास्ते में एक व्यापारी गधे के साथ खड़ा दिखाई देता है, पर तभी पता चलता है कि ये उसका भ्रम था। सफर खत्म होने पर
वो एक छोटे से टाउन में पहुंचता है जहां बहुत सारे लड़के जेल की यूनिफॉर्म पहने होते हैं। वहां स्टैनली वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से मिलता है, जिसे स्टैनली का नाम फनी लगता है, जिस पर स्टैनली उसे बताता है कि उनका सरनेम येलनैट्स पूर्वजों ने रखा था और अपने बच्चों को स्टैनली नाम से बुलाने की परंपरा भी उन्हीं ने शुरू की थी। लेकिन मिस्टर सर को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसे वहाँ के नियम और कानून समझाने लगता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ना तो कोई टाइम देखने के लिए घड़ी थी और ना ही आसपास कोई घेराव था तो दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, जहाँ बूंद भर भी पानी नहीं था। और यही वजह थी कि कोई दीवार या कैद न होने के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बहरहाल स्टैनली को 2 जोड़े कपड़े दिए जाते हैं और साथ में एक फावड़ा दिया जाता है, जिससे स्टैनली को रोज एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। उसकी गहराई नापने के लिए वो फावड़े का इस्तेमाल कर सकता है। वो गड्ढा खोदने में जितनी देर लगाएगा उतनी ही देर उसे सूरज की धूप में तपना पड़ेगा। साथ ही उसे रैटल स्नेक और येलो स्पॉटेड लिजर्ड से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक जानवर थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। इसके बाद स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पेंडांस्की से मिलता है, जो उसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर बताता है कि वहाँ का रूल नंबर 1 ये है कि वार्डन को परेशान ना किया जाए, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे दूसरे लड़कों के पास ले जाता है, जो स्टैनली को उसके सोने की जगह दिखाते हैं। वहाँ पर मरे हुए बच्चे की उल्टियों के निशान थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकारता था, लेकिन वो लोग एक दूसरे को निकनेम से पुकारते थे, जो उन्हें वहाँ आने के बाद मिले थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। इसके बाद स्टैनली एक लड़के को उसके रियल नेम से पुकारते हुए पूछता है कि कैंटीन कहाँ है, जिस पर वो लड़का गुस्से में उसे पीछे धकेल देता है और याद दिलाता है कि उसे सिर्फ निकनेम से ही बुलाना है। कुछ देर बाद स्टैनली खाना खाने बैठता है, जिसमें सिर्फ बीन्स परोसे जाते हैं। इतने में एक्सरे नाम का लड़का उसके खाने का कुछ हिस्सा ले लेता है और कहता है कि मुझे ज्यादा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने दिन भर काम किया है, जबकि तुमने तो आज कोई भी गड्ढा नहीं खोदा। इसके बाद सब लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों भेजा गया है, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उसने मशहूर सेलिब्रिटी के जूते चुराए थे। ये सुनकर जीरो उससे पूछता है कि क्या उन जूतों में स्टार्स बने हुए थे, जिसके जवाब में स्टैनली हाँ कहता है। और तभी उसे याद आता है कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेसबॉल प्लेयर ने सबको बताया था कि वो एक अनाथालय में पला बढ़ा था, इसी वजह से उसने वो जूते चैरिटी में दान किए थे। लेकिन स्टैनली एक फेक फैन था, जिसने अपने ही फेवरेट प्लेयर के जूते चुरा लिए थे। रात को सोते वक्त स्टैनली को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उनके परिवार को एक श्राप मिला हुआ है। इसी वजह से उसके फादर स्टैनली थर्ड अपने इन्वेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टैनली फर्स्ट की किस्मत बहुत ही खराब रही। उसने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक फेमस क्रिमिनल किसिंग केट के हाथों मारा गया था, जो अपने शिकार को मारने के बाद किस किया करती थी, जिससे उनके चेहरे पर उसकी लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। लेकिन उसने स्टैनली के चेहरे पर किस नहीं किया था, बल्कि उसके खजाने को लूटकर उसे रेगिस्तान में तन्हा छोड़कर चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सुबह होने से पहले ही लड़कों को जगा दिया जाता है। उन्हें नाश्ते में टॉटिया खाने को मिलता है। उसके बाद काम पर जाने के लिए एक एक फावड़ा चुनने को कहा जाता है, पर जैसे ही स्टैनली एक फावड़ा चुनता है, एक्सरे उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटा फावड़ा एक्सरे यूज किया करता था और अपनी जगह किसी और को लेने नहीं देता था। खैर, वो सब गड्ढा खोदने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी मिस्टर सर स्टैनली को बताता है कि गड्ढा खोदते वक्त अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर आए तो तुरंत मुझे खबर कर देना। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो उस दिन के लिए तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि गड्ढा किसी खास मकसद के लिए नहीं खुदवाया जाता, बल्कि ये सब तुम लोगों को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सभी लड़के काम में लग जाते हैं और अपने अपने गड्ढों से निकले हुए डस्ट को बाहर फेंकने लगते हैं, जो कभी कभी स्टैनली के गड्ढे में गिर जाता था। स्टैनली उन्हें ध्यान से काम करने को कहता है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक बार फिर से अपने परिवार के श्राप का ख्याल आता है। उसके एक पूर्वज एलिया ने सुअरों के फार्म में काम किया था, जहाँ उसे अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया था। तब वो जरोनी नाम की एक भविष्य बताने वाली के पास गया और उससे पूछा कि लड़की का दिल जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में जरोनी ने उसे प्यार व्यार भूलकर अमेरिका जाने की सलाह दी, जहाँ उसका भविष्य सुधर सकता था। लेकिन एलिया ने हार नहीं मानी और मायरा के पिता से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन वहाँ एक और बंदा था जो मायरा से शादी करना चाहता था। उसने मायरा के पिता को दहेज में ढेर सारे पिग दिए और बाजी जीत गया। एलिया दुखी होकर फिर से जेरोनी के पास गया। इस बार जेरोनी को उस पर दया आ गई और उसने एक ट्रिक बताई। उसने एलिया से कहा कि तुम्हें हर दिन एक छोटे से सुअर को पानी पिलाने के लिए पहाड़ पर ले जाना होगा और जब तक पिग पानी पिएगा तुम्हें वहीं रुककर गाना गाना होगा। इस तरह तुम भी मजबूत हो जाओगे और पिग भी काफी बड़ा हो जाएगा और एक बेहतरीन
बेहतरीन दहेज बनेगा, लेकिन पिग को पानी पिलाने के बाद मुझे भी पहाड़ पर ले जाकर पानी पिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर एक श्राप लगेगा। एलिया खुशी खुशी मान गया और रोजाना ऐसा ही करने लगा। जब एक दिन पिग काफी बड़ा हो गया तो वो उसे लेकर अपने होने वाले ससुर के पास गया और उसे दहेज में दे दिया। लेकिन मायरा काफी कंफ्यूज थी और फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो किससे शादी करे, इसलिए उसने एक गैसिंग गेम के जरिए अपने पति को चुनने का इरादा जाहिर किया, जिस पर एलिया बहुत नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेगा और जेरोनी की सलाह के मुताबिक अमेरिका जाकर अपनी किस्मत बनाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जेरोनी को पानी पिलाना भूल गया और उससे मिले बिना ही वहाँ से निकल गया, जिस पर जेरोनी ने उसके खानदान को शाप दे दिया। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ मिस्टर सर गड्ढों के पास अपना ट्रक लेकर आते हैं ताकि लड़के लोग अपनी पानी की बोतल भर सकें, और तभी लड़के स्टैनली के हाथ में हुए पहले छाले को देखकर उसे चिढ़ाते हैं। आज सबसे पहले जीरो का काम खत्म हुआ था, वो सबसे फास्ट गड्ढा खोदता था। आखिर में जब स्टैनली का काम खत्म होता है तो कोई भी बाहर निकलने में उसकी हेल्प नहीं करता और उसे खुद ही बाहर निकलने का हुनर भी सीखना पड़ता है। जब वो वापस टाउन में आ जाता है तो देखता है कि मिस्टर सर उस पर बंदूक ताने खड़े हैं, पर असल में वो एक येलो स्पॉटेड लिजर्ड पर निशाना लगा रहे थे। उनका निशाना चूक जाता है और लिजर्ड जंप मारकर स्टैनली पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी मिस्टर सर दोबारा गोली चलाते हैं और इस बार लिजर्ड मर जाती है। दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे स्टैनली वहाँ की जिंदगी का आदी हो जाता है। वो रोज सुबह जल्दी उठता है, नाश्ते में वही बीन्स खाता है और उसके बाद काम पर चला जाता है, जहाँ दिन भर गड्ढे खोदते हुए उसके हाथों में और ज्यादा फफोले पड़ने लगते हैं। कई बार खतरनाक जानवरों से उसका सामना भी होता है, तो कभी बाथरूम में शावर काम नहीं करता। इन सब परेशानियों के अलावा दूसरे लड़के भी उसे परेशान करते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सॉफ्टी कहकर चिढ़ाते हैं। स्टैनली उनसे उलझकर अपनी मुसीबतें बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए शांत रह जाता है और जब वो अपनी मॉम को खत लिखता है तो उसे बताता है कि वो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है और वो एक नॉर्मल समर कैंप की तरह बहुत ही बढ़िया जगह है। एक दिन शाम को गड्ढा खोदते हुए स्टैनली को एक फॉसिल मिलता है, जिसे वो पेंडांस्की के पास लाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वार्डन को फॉसिल से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि इस एरिया में कभी झील हुआ करती थी और इसके चारों तरफ फैली हुई जमीन वार्डन के ग्रैंडफादर की थी। और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो एरिया कभी हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, जहाँ सैम नाम का एक व्यापारी अपनी गाड़ी में प्याज बेचने के लिए अक्सर आया करता था। उसकी गाड़ी को गधे खींचते थे। वो दावा करता था कि उसके प्याज जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और खतरनाक छिपकलियों से भी बचा सकते हैं। सैम को वहाँ की एक लोकल टीचर कैथरीन पर क्रश था, जिसके लिए वो प्याज से बना एक खास किस्म का नाश्ता लाया करता था, जिसके बदले में वो उसे जार भरकर पीच दिया करती थी। टाउन के सभी मर्दों को कैथरीन पसंद थी और कैथरीन का सैम को इतनी इम्पोर्टेंस देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन बारिश के कारण स्कूल की छत टपकने लगती है और कैथरीन बच्चों को वापस घर भेज देती है। तभी सैम छत ठीक करने में उसकी हेल्प करता है। इससे सैम को उसके साथ काफी वक्त बिताने को मिलता है। इस बात से खुश होकर वो स्कूल के दूसरे हिस्से भी रिपेयर करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि शाम को बड़ों की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट कैथरीन को ताने मार रहे हैं, जिनमें से एक वार्डन का ग्रैंडफादर वॉकर भी था, जो कैथरीन को बाहर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन कैथरीन मना कर देती है, जिससे वो काफी नाराज हो जाता है। देखते ही देखते स्कूल की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन जाती है, पर सैम का गधा कहीं खो जाता है, इसलिए वो एक बोट खरीद लेता है। एक दिन बारिश की दोपहर में सैम और कैथरीन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी वॉकर उन्हें देख लेता है और पूरे टाउन में ये खबर फैला देता है। थोड़ी ही देर में सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सजा के तौर पर स्कूल को जला देते हैं। कैथरीन दौड़ती हुई पुलिस के पास जाती है, जो उस वक्त नशे में धुत था। वो कैथरीन को किस देने के लिए कहता है। कैथरीन उसे धक्का देकर दूर कर देती है, जिस पर वो उसे धमकाता है कि अलग जाति वालों से रिलेशनशिप रखना गैर कानूनी है, इसके लिए सैम पर मुकदमा चलेगा। कैथरीन डर जाती है और सैम को वार्न करने के लिए दौड़ती हुई उसके पास जाने लगती है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गांव वालों ने बोट में बैठे सैम को गोली मारकर खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद कैथरीन वापस आती है और पुलिस को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद उसे किस करती है, जो कि वो जीते जी चाहता था। उस दिन कैथरीन टाउन छोड़कर चली जाती है और किसिंग केट के नाम से मशहूर हो जाती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर एक्सरे स्टैनली के पास आकर उससे कहता है कि अगली बार अगर उसे कोई भी चीज मिले तो पहले उसके पास ले आए। बाद में स्टैनली का सामना एक परेशान करने वाले लड़के से होता है और दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी बाकी लड़के आकर दोनों को शांत कराते हैं। पर अब स्टैनली सबकी नजरों में अपनी इज्जत बना चुका था। उसके साथी उसे केवमैन के नाम से बुलाने लगे थे और उसे पानी की लाइन में भी अच्छी जगह मिलने लगी थी। कुछ समय बाद स्टैनली को उसकी मॉम का खत मिलता है, जिसमें
जिसमें लिखा था कि उसके फादर के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे और मकान मालिक उन्हें कभी भी घर से बाहर निकाल सकता था। जीरो अनपढ़ था, इसलिए स्टैनली को खत पढ़ते देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि मुझे भी पढ़ना लिखना सिखा दो, जिस पर स्टैनली कहता है कि मैं कोई अच्छा टीचर नहीं हूँ और दिन भर काम करके थक जाता हूँ, इसलिए मुझे आराम की जरूरत है। अगले दिन गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक छोटी सी चीज मिलती है जिस पर KB लिखा हुआ था। लड़कों को लगता है कि शायद ये शॉटगन का कवर है, पर ये बहुत पतला था। तभी एक्सरे स्टैनली के हाथ से वो चीज ले लेता है और जैसे ही पेंडांस्की उस चीज को देखता है वो तुरंत जाकर वार्डन को खबर कर देता है और सारे लड़के ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वार्डन एक बहुत खूबसूरत औरत थी। वो उस चीज को देखकर बहुत खुश होती है और एक्सरे को उस दिन की छुट्टी दे देती है और बाकी लड़कों से एक्सरे के गड्ढे के आसपास का पूरा एरिया खोद डालने को कहती है। इसलिए उस दिन लड़कों को दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चीज नहीं मिलती क्योंकि वो गलत जगह थी। अगले कुछ दिनों तक लड़के उसी टनल को खोदते रहते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया था, पर उन्हें वहाँ एक छोटे से डायल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वार्डन उन्हें उनके इंडिविजुअल गड्ढे खोदने को कह देती है, जैसा कि वो पहले से करते आ रहे थे। अगले दिन जब मिस्टर सर लड़कों की बोतलें भर रहा होता है, तब एक लड़का उसके ट्रक से सनफ्लावर के बीजों का बैग चुरा लेता है और उसके जाते ही सब लड़के उन बीजों को आपस में बांटने लगते हैं। पर बदकिस्मती से मिस्टर सर जल्दी ही नोटिस कर लेते हैं कि बैग गायब है और वो ट्रक मोड़कर वापस वहाँ आ जाते हैं। लड़के जल्दी जल्दी बीजों को छुपाने लगते हैं और तभी गलती से वो बैग स्टैनली के पैरों पर गिर जाता है, इसलिए वो बैग को रेत के अंदर छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मिस्टर सर बैग को देख लेता है और तब अपने दोस्त को बचाने के लिए स्टैनली झूठ बोल देता है कि ये चोरी मैंने खुद किया है। ये देखकर सब लड़के शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सर स्टैनली को सजा देने के लिए वार्डन के पास लेकर आता है। उसकी ऑफिस के अंदर किसिंग केट के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। अभी वो उन पोस्टर्स को देख ही रहा था कि तभी वार्डन उसे अपने नेल पॉलिश दिखाने लगती है जिसे उसने रैटल स्नेक के जहर से बनाया था। अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने के बाद वार्डन मिस्टर सर को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने सनफ्लावर सीड्स जैसी मामूली चीज के लिए स्टैनली का गड्ढा खोदना रुकवा दिया था। इसके बाद वो स्टैनली को वापस काम पर भेज देती है और जब वो खुदाई करने वाले एरिया में वापस आता है तो सभी लड़के उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। स्टैनली देखता है कि जीरो ने उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया है। इससे खुश होकर वो उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली बार जब मिस्टर सर आता है तो वो लोग देखते हैं कि उसके चेहरे पर 2 खतरनाक निशान थे जो वार्डन की नेल से बने थे। मिस्टर सर स्टैनली से इतना नाराज था कि वो उसको खाना पानी तक नहीं देता। इधर स्टैनली सोचता है कि ऑफिस में उसने जो कुछ देखा था उससे तो यही लगता था कि जो पतली सी ट्यूब उसे गड्ढे में मिली थी वो शायद किसिंग केट की लिपस्टिक थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि केट सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो सैम की मौत और स्कूल की बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे, पर उसने बहुत सारा खजाना लूटा था। स्टैनली फर्स्ट से खजाने की पेटी लूटने के बाद उसने उसे वहाँ गाड़ दिया था जहाँ कभी झील हुआ करती थी। इसके बाद जब वो आराम कर रही थी तभी वहाँ वॉकर और उसकी वाइफ आ जाते हैं। वो दोनों पैसों के लिए बेचैन हो रहे थे क्योंकि सैम के मरने के बाद वो झील सूख चुकी थी और पूरा टाउन भी बर्बाद हो चुका था। केट चाहती तो उन्हें उसी वक्त मार देती, लेकिन वो उससे बेहतर तरीके से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो खुद को एक जहरीली छिपकली से कटवा लेती है ताकि वहीं पर उसकी कब्र बन जाए। और खजाने का सही लोकेशन मालूम न होने के कारण वॉकर और उसकी आने वाली जनरेशन, जिसमें वार्डन भी शामिल थी, इतने बड़े रेगिस्तान में जिंदगी भर गड्ढे खोदते रह जाएं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहां स्टैनली जीरो को पढ़ना लिखना सिखाता है और तभी उसे पता चलता है कि जीरो का असली नाम हेक्टर जेरोनी है। इसका मतलब ये था कि वो मैडम जेरोनी का वंशज है। जीरो गड्ढे खोदने में फास्ट था, इसलिए वो स्टैनली को भी गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। उसे देखकर दूसरे लड़के उससे जलने लगते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त जीरो स्टैनली को अपनी माँ के बारे में बताता है जो उसके लिए कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई थी और उस दिन से जीरो सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर हो गया था। कुछ देर बाद एक बदमाश लड़का स्टैनली को परेशान करने लगता है। स्टैनली भी विरोध करता है। ये देखकर पेंडांस्की उन दोनों को लड़ने के लिए उकसाने लगता है और देखते ही देखते दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही स्टैनली कमजोर पड़ने लगता है और तभी जीरो उसकी हेल्प करने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है और वो उस दूसरे लड़के को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पेंडांस्की उन दोनों को रोकने के लिए हवा में फायर करता है और तभी सारा मामला समझने के लिए वार्डन वहाँ पहुँच जाती है। लड़के उसे बताते हैं कि जीरो स्टैनली को गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। इस पर स्टैनली कहता है कि बदले में मैं भी उसे पढ़ने लिखने में हेल्प करता हूँ। ये सब सुनकर वार्डन गुस्से में तिलमिलाने लगती है, जबकि पेंडांस्की जीरो का मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे गधा और बेवकूफ कहता है, जिसे सुनकर जीरो को गुस्सा आ जाता है और वो पेंडांस्की को फावड़े से मारकर रेगिस्तान में भाग जाता है। मिस्टर सर उसे पकड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन वार्डन उसे रोक देती है क्योंकि जीरो का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो लोग
लोग उसकी फाइल रिकॉर्ड से डिलीट कर देंगे और ऐसा जाहिर करेंगे जैसे वो कभी यहाँ आया ही नहीं था। शाम को सभी लड़के बैठकर डिस्कस करते हैं कि जीरो रेगिस्तान में किस तरह मरेगा। उनकी बातें सुनकर स्टैनली को जीरो की फिक्र होने लगती है और तभी उसे याद आता है कि केट के हाथों लुट जाने के बाद स्टैनली फर्स्ट रेगिस्तान में 16 दिनों तक जिंदा रहा था, क्योंकि उसे एक जगह पर पनाह मिल गई थी जिसे गॉड्स थंब यानी भगवान का अंगूठा कहा जाता था। लेकिन वो जगह कहाँ थी और कैसी थी ये न तो किसी को पता था और न ही स्टैनली फर्स्ट किसी को बता पाया, क्योंकि जब लोगों ने उसे ढूंढा तब तक वो आधा पागल हो चुका था। अगले दिन जीरो की जगह एक नया लड़का आता है जो स्टैनली को बहुत परेशान करता है। स्टैनली एक प्लान बनाता है। जब मिस्टर सर सबको पानी देने के लिए आता है तो स्टैनली उसका ट्रक चुराकर भाग खड़ा होता है, लेकिन मिस्टर सर भी शातिर था। वो ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है। तब स्टैनली उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसका ध्यान बंट जाता है और ट्रक एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। लेकिन स्टैनली हिम्मत नहीं हारता और पैदल ही भागने लगता है। दूसरे लड़के उसे भागते देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जब वार्डन को उसके भागने की खबर मिलती है तो वो मिस्टर सर से कहता है कि उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद भेजेंगे। तब तक उसकी लाश भी सड़ गल चुकी होगी और हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर तपती धूप में स्टैनली चलता रहता है। रास्ते में मिलने वाली सभी खतरनाक छिपकलियों को इग्नोर करके वो आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार उसे सैम का बोर्ड दिख जाता है जिसके नीचे थका हारा सा जीरो पड़ा था। वो पीच के बने उस जैम को खाकर जिंदा था जो केट ने सैम को दिए थे। स्टैनली भी थोड़ा जैम खाता है और तभी उसकी नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जो अंगूठे जैसा दिखता था और उसे याद आता है कि शायद यही वो जगह थी जहाँ उसका पूर्वज स्टैनली फर्स्ट ठहरा था। अब वो दोनों उस बोट को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं जो काफी मेहनत का काम था। अचानक स्टैनली फिसल कर गिरने लगता है, पर तभी जीरो फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ता है और अपने फावड़े की मदद से उसे उठाने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसा करते हुए जीरो के हाथ पर चोट लग जाती है। तब स्टैनली उसकी मरहम पट्टी कर देता है। इसके बाद दोनों लड़के फिर से चलने लगते हैं, पर जल्दी ही जीरो कमजोर होकर गिर जाता है। लेकिन तभी स्टैनली उसे पकड़कर नीचे लुढ़कने से बचा लेता है। पर अब तक जीरो बहुत थक चुका था, इसलिए वो आगे चलने से इनकार कर देता है। लेकिन स्टैनली भी हार नहीं मानता और अपने दोस्त को पीठ पर लादकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके पूर्वज एलिया पिग को पीठ पर लादकर पहाड़ पर चढ़ते थे। धीरे धीरे स्टैनली को वहाँ कुछ हरियाली दिखने लगती है, साथ ही पानी का एक छोटा सा झरना भी दिखता है। तभी उसकी नजर सैम के प्याजों पर पड़ती है और वो तुरंत जीरो को जगाता है। इसके बाद दोनों जी भरकर प्याज खाते हैं और पानी पीते हैं। स्टैनली अचानक वो गाना गुनगुनाने लगता है जो उसके परिवार वाले पीढ़ियों से गाते आ रहे थे। स्टैनली को पता नहीं था कि ये वही पिग वाला सॉन्ग है जो कभी एलिया ने गाया था। स्टैनली ने जिरोनी परिवार के वंशज जीरो की जान बचाई थी, जिसके कारण मैडम जिरोनी की आत्मा को शांति मिल गई थी और स्टैनली परिवार पर से श्राप भी उठ गया था। इधर श्राप उठा, इधर स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन कामयाब हो गया। उसने प्याज और पीच के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे पैरों की बदबू से छुटकारा मिल सकता है। उसकी इस कामयाबी पर पूरा परिवार जश्न मनाता है। अगले दिन सुबह जीरो कन्फेस करता है कि जूते उसने चुराए थे। उसने देखा था कि वो जूते उस शेल्टर को डोनेशन के तौर पर मिले थे जहाँ वो रहता था। उसे पता नहीं था कि वो जूते फेमस हैं, इसलिए वो उठाकर भाग रहा था कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई और तभी अपनी जान बचाने के लिए उसने जूते ब्रिज के ऊपर से फेंक दिए जो स्टैनली के सर पर जाकर गिरे। जबकि जीरो अगले ही दिन दूसरी जगह जूते चुराते हुए पकड़ा गया। ये सब सुनकर स्टैनली कहता है कि जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका, अब उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट सीन में स्टैनली की लॉयर उसे रिहा कराने कैंप जाती है क्योंकि कोर्ट को पता चल चुका था कि स्टैनली बेकसूर है, लेकिन वार्डन उसे वहाँ से भगा देती है। वो जाते हुए कहती है कि अगली बार मैं अपने साथ पुलिस वालों को लेकर आऊंगी। अब फिर से स्टैनली और जीरो को दिखाया जाता है जो थोड़ा आराम करने के बाद वापस उसी खुदाई वाले एरिया में पहुँच जाते हैं और उस गड्ढे को ढूंढने लगते हैं जहाँ स्टैनली को लिपस्टिक मिला था। जैसे ही उन्हें वो गड्ढा मिलता है वो दोनों वहाँ खुदाई करने लग जाते हैं और फाइनली उन्हें वो संदूक मिल जाता है जिसके अंदर खजाना भरा हुआ था। उसी वक्त वार्डन और मिस्टर सर को खबर लगती है तो दोनों वहाँ दौड़े आते हैं, लेकिन तभी ढेर सारी जहरीली छिपकलियाँ उन दोनों लड़कों और खजाने को कवर कर लेती हैं, मानो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हों। ये देखकर वार्डन इंतजार करती है कि जल्दी ही छिपकलियाँ दोनों लड़कों को मार डालेगी और फिर वो उस खजाने की मालिक बन जाएगी। इसके बाद वो अपने बचपन का किस्सा बताती है कि जब उसके दादाजी खजाना पाने के लिए क्रिसमस के दिन भी उससे गड्ढा खुदवाते थे। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और वार्डन देखती है कि छिपकलियों ने ना तो लड़कों को काटा था और ना ही वहाँ से गई थी। और तभी वहाँ पर लॉयर पुलिस वालों को साथ लेकर आती है। उन्हें देखते ही वार्डन झूठी कहानी सुनाने लगती है कि दोनों लड़के मेरे ऑफिस से खजाने की पेटी लेकर भाग रहे थे, पर तभी जीरो संदूक पर लिखे हुए स्टैनली के नाम को दिखाता है जिससे वो दोनों बेकसूर साबित हो जाते हैं। इसके बाद लॉयर संदूक को अपने कार में रख लेती है और स्टैनली को लेकर वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन स्टैनली जीरो को लिए बिना जाने के लिए
लिए तैयार नहीं होता, इसलिए लॉयर जीरो का फाइल मांगती है और जब उन्हें पता चलता है कि फाइल मिसिंग है तो एक पुलिस वाला सीनियर ऑफिसर्स को फोन लगाकर जांच करने को कहता है और तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सर एक भागा हुआ अपराधी है और पेंडेंस्की भी कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए वार्डन समेत उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तभी अचानक वहाँ बारिश होने लगती है जिसे देखकर सारे लड़के खुशी से झूमने लगते हैं। कुछ दिनों बाद स्टैनली और जीरो अपने फैमिली के सामने खजाने का बक्सा खोलते हैं जिसके अंदर से ढेर सारा खजाना और कुछ शेयर्स निकलते हैं। स्टैनली खजाने में से कुछ हिस्सा जीरो को देने की बात करता है जिस पर उसके परिवार वाले अग्री हो जाते हैं। जीरो उन पैसों की मदद से कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है जो उसकी माँ को ढूंढ निकालते हैं और फिर वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद सरकार उस कैंप को बंद कर देती है और लड़कों को काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इधर स्टैनली और जीरो का परिवार एक दूसरे का पड़ोसी बन जाता है जो एक अच्छे लोकेलिटी में रहने लगते हैं। उनके कैंप वाले दोस्त बीच बीच में उनसे मिलने आते रहते हैं। स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन जबरदस्त कामयाबी पा लेता है और फेमस बेसबॉल प्लेयर अब उसके एड में काम करने लगता है और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम एक यंग मैरिड कपल मैट और केट को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। वो दोनों अपने नए घर से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हुए बहुत खुश होते हैं। उनके नए घर को रेनोवेशंस और रिपेयर की जरूरत थी, इसलिए वो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। किचन को ठीक करते वक्त केट को कैबिनेट में एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है जिसे दफनाने के लिए वो उसे बाहर ले जाती है, पर तभी खिड़की से मैट उसे आवाज देता है जिससे उसका ध्यान मैट की तरफ चला जाता है और जब वो वापस उस बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड गायब हो चुका था। उधर बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंकते हुए मैट को दीवार पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसे क्लियर देखने के लिए वो वॉलपेपर को फाड़ देता है। वहाँ उसे अजीब से की होल वाला एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए वो उस कबाड़ में से उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है और जैसे ही वो चाबी उसे मिलती है वो दरवाजा खोलने के लिए उसे की होल में डालता है और केट को आवाज देकर बुलाता है। फिर वो दोनों साथ मिलकर दरवाजा खोलते हैं। तभी हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते की सारी लाइटें अचानक टिमटिमाने लगती हैं और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट पावर कंपनी को फोन करता है। वहीं केट को उस रूम में कुछ अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो भी मैट के पीछे चली जाती है। अगले दिन उनकी लाइट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पावर कंपनी से एक ऑपरेटर आता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि बेसमेंट के सारे वायर्स कुछ अजीब तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और देखने में बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। जब मैट उस ऑपरेटर को लाइट ठीक करने के लिए कहता है तब ऑपरेटर उससे कहता है कि उसने आज तक इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं देखी। वहाँ से जाने से पहले वो ऑपरेटर मैट को बताता है कि उस घर के पहले मालिक का मर्डर उसी घर में हुआ था। ये शॉकिंग न्यूज सुनकर मैट इस घर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। एक पुराने न्यूज आर्टिकल को पढ़कर मैट को पता चलता है कि मरने वाले कपल का नाम पॉल और मैडलिन शेफर था, जबकि सस्पेक्ट की पहचान नहीं हो पाई थी और उसे जॉन नाम से पुकारा जाता था। मैट एक आर्टिस्ट था, इसलिए वो अपने स्केच पैड पर जॉन की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए मिस्टीरियस रूम में जाता है और वहाँ बैठकर एक बोतल शराब की पीकर खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक और बोतल शराब पीने की इच्छा होती है कि तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है और अचानक शराब की एक और बोतल उसके सामने हाजिर हो जाती है, जिसे देखकर मैट हैरान हो गया था। उस बोतल को अच्छी तरह देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये रूम किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। दूसरी साइड लिविंग रूम की लाइट्स के टिमटिमाने की आवाज से केट की नींद टूट गई थी। वो मैट को अपने पास न देखकर उसे ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पूरा रूम नई चीजों से भरा हुआ है और उन सब के बीच मैट बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। वो कैट को वैन गॉग की कीमती पेंटिंग दिखाते हुए बताता है कि उस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। केट इसे मैट का कोई मजाक समझकर हंसी में उड़ा देती है, पर अपने हस्बैंड की गंभीरता को देखकर वो इसे चेक करने के लिए $1000 की विश करती है। केट के मांगे हुए पैसों को मैट पूरे रूम में ढूंढता है और वो पैसे उसे मिल जाते हैं। फिर भी केट को पूरी तरह विश्वास नहीं होता है और वो दोबारा $1 मिलियन की विश करती है। पहले की तरह इस बार भी उन्हें तुरंत $1 मिलियन मिल जाते हैं और वो रातों रात मिलियनर बन जाते हैं। ये सब देखकर केट बहुत डर जाती है और उस रूम से बाहर निकल जाती है। मैट उसके पास जाकर उसे समझाता है कि वो लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। फिर भी वो दोनों सारा दिन उस रूम में अपनी मनपसंद चीजों की विश करते हुए बिताते हैं। उनकी एक विश पर रूम में मनपसंद कपड़ों, शैंपेन, कीमती चीजों और पैसों का ढेर लग जाता है। मैट और केट की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि दुनिया की हर बेशकीमती चीजें उनके पास होती हैं। रात होने पर केट मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम उनकी सारी विशेष इतनी आसानी से कैसे पूरी कर देता है, लेकिन मैट उसे
उसे कहता है कि उसे इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह अगले कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी बड़ी शानो शौकत से गुजरती है। हर बार जब भी उनकी कोई विश होती तो लाइट टिमटिमाती और उनकी सारी इच्छाएं बेसमेंट में बने उस रूम में तुरंत पूरी हो जाती। वो दोनों रातों रात मिले इस खजाने का जश्न मनाते, पार्टी करते और नाचते गाते हुए मस्ती में दिन गुजार रहे थे। लेकिन उनकी ये चमक धमक वाली जिंदगी ज्यादा दिनों तक उन्हें खुशी नहीं दे सकी और धीरे धीरे केट को अपने अंदर की कमी खलने लगती है, जो कि इन सारी चीजों से पूरी नहीं हो सकती थी। मैट को उसकी फिक्र होती है और वो उसे बच्चे का एक बेड गिफ्ट करता है, जो इस बात का इशारा था कि उन्हें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन केट ये देखकर खुश होने की बजाय अपसेट होकर घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि पहले ही उसके 2 मिसकैरेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद केट वापस लौटती है और उस विशिंग रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है। जब मैट को ये बात पता चलती है तो वो केट पर नाराज होकर कहता है कि बिना उसकी सलाह लिए उसे बच्चे की विश नहीं मांगनी चाहिए थी। इस बात पर दोनों में काफी बहस होती है। केट कहती है कि उसने ये शॉर्टकट इसलिए अपनाया ताकि मिसकैरेज या लेबर पेन की तकलीफ न झेलनी पड़े। वो कहती है कि वो दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, पर मैट इस बात से अग्री नहीं होता और उस बच्चे को रूम में ले जाकर उसके गायब होने की विश करने को कहता है। वो दोनों उस रूम में जाते हैं, पर केट बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर पाती और रोते हुए बच्चा मैट के हवाले कर देती है। पर गोद में बच्चे को लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी उसे गायब करने की विश नहीं कर पाता और बच्चे को वापस केट की गोद में डाल देता है। आखिरकार दोनों बच्चे को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाते हैं और इस तरह दोनों रातों रात पेरेंट्स बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैट की नजर अपने अधूरे ड्राइंग पर पड़ती है, जिसमें वो जॉन का चेहरा बना रहा था। उसे देखकर वो फिर से अपने रिसर्च में लग जाता है और उसे पता चलता है कि वो सस्पेक्ट मर्डरर अभी भी जिंदा है और किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद है। एक दूसरे न्यूज आर्टिकल के मुताबिक जॉन का कहना था कि उससे ये मर्डर उस रूम ने ही करवाया था। ये जानने के तुरंत बाद ही मैट जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है ताकि उससे उस रूम के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। हॉस्पिटल पहुंचने पर नर्स उसे वार्न करती है कि लास्ट 45 सालों में न्यूज रिपोर्टर्स के अलावा कोई भी जॉन से मिलने नहीं आया। ये सुनकर मैट खुद को भी एक रिपोर्टर के रूप में पेश करता है। आखिरकार बूढ़े हो चुके जॉन के साथ मैट की फेस टू फेस मुलाकात होती है और वो उससे उस घर और खासकर उस मिस्टीरियस रूम के बारे में पूछने लगता है। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जॉन उसे बताता है कि वो इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा था, जब मैट उससे शेफर को मारने की वजह पूछता है। तब वो कहता है कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर बात को बदलते हुए वो मैट को जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि जिस इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती उससे ज्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद मैट घर लौटते वक्त एक गैस स्टेशन पर गैस डलवाने के लिए रुकता है, पर जैसे ही वो अपने वॉलेट से पैसे निकालता है तो देखता है कि उसके सारे पैसे डस्ट बन जाते हैं। ये देखकर वो तुरंत घर पहुंचता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए उस रूम में रखे सारे पैसों को बाहर फेंक देता है। साथ ही वैन गॉग की उस पेंटिंग को भी दरवाजे के बाहर रख देता है। फिर उन सारी चीजों को डस्ट में बदलते हुए देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग उस रूम से मिली किसी भी चीज को घर के बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें डस्ट में बदल जाएंगी। मैट गुस्से में दीवार को तोड़ देता है ताकि रूम की मिस्ट्री को जान सके, पर उसके अंदर उसे उलझी हुई वायर्स के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उन वायर्स को ट्रैक करना मैट के लिए नामुमकिन था। फिर वो दीवार पर लगे कुछ वॉलपेपर्स को फाड़ता है तो उसे वहाँ उस घर का मैप दिखाई देता है, जिसमें उसे सारे वायर्स के कनेक्शन की जानकारी मिलती है। इसी बीच केट बच्चे को गोद में लिए बाहर की तरफ चली जाती है, पर मैट उसे ये कहकर रोक देता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वो उसे असल वजह नहीं बता पाता। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा किसी दर्द की वजह से जोर जोर से रोने लगता है और केट से नहीं संभलता। तब मैट उसकी हेल्प करने के लिए बच्चे को गोद में ले लेता है और उसे चुप कराने के लिए बाहर निकल जाता है, पर कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा बड़ा होने लगता है और जब वो लोग वापस घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि वो एक बड़ा बच्चा बन चुका था। उस रात मैट केट को बताता है कि वो रोम उनकी हर विश को पूरी कर सकता है, पर वो उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो चीजें पुरानी होकर डस्ट में बदल जाएंगी। ये सुनकर केट को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि उनका बच्चा कोई सामान नहीं है जिसे वो लोग बाहर नहीं ले जा सकते। उसे अपने बच्चे से बहुत लगाव होता है। वो उसे अपना बेटा ही मानती है और उसका नाम शेन रखती है। अगले कुछ दिनों तक केट शेन को घर पर ही पढ़ाती है और उसे समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर डेंजरस जर्म्स हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन जब केट उसे पढ़ा रही होती है तो वो बाहर जाने की जिद करने लगता है। वो कहता है कि उसने जिंदगी में एक बार भी घर के बाहर कदम नहीं रखा। उसे घर के अंदर सिर्फ दीवारें देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन केट उसकी सेफ्टी के लिए उसे बाहर नहीं जाने दे सकती थी। इसलिए वो हर बार घर के अंदर आते और घर से बाहर जाते समय दरवाजे पर ताला लगा दिया करती थी ताकि शेन गलती से बाहर कदम ना रख सके। एक दिन उसे मैट का ऑर्डर दिया हुआ एक पैकेज मिलता है तो वो उसे लाकर
उठाकर मैट को दे देती है, पर गलती से फ्रंट डोर लॉक करना भूल जाती है। मैट को पार्सल के अंदर एक ब्रांड न्यू गन मिलती है जिसे वो संभाल कर रख देता है। इस बीच केट पियानो बजाने में बिजी हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर शेन चुपके से फ्रंट डोर की तरफ बढ़ता है। वो बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए अपने हाथ को दरवाजे से बाहर निकालकर ताजी हवा को महसूस करता है कि तभी केट की नजर उस पर पड़ती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। उसे सही सलामत देखकर केट को राहत मिलती है। फिर मैट और केट दोनों मिलकर शेन को बाहर जाने से रोकने के लिए पूरे घर की खिड़कियों में लकड़ी के तख्ते लगा देते हैं। उस रात केट की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शेन उसकी बेड के पास खड़ा है और वो उससे उसके पास सोने की परमिशन मांगता है। फिर शेन उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जिसे सुनकर वो प्यार से उसे अपने गले लगा लेती है। शेन को उसकी बातों से तसल्ली नहीं मिलती और वो कुछ सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अगले कुछ दिन मैट अपने गन से शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन जब वो प्रैक्टिस के बाद घर आता है तो देखता है कि शेन अपने आर्ट स्टूडियो के अंदर स्नो ग्लोब बनाकर खेल रहा है। वो शेन को सख्ती से गेम छोड़कर जाने के लिए कहता है। उसकी डांट सुनकर शेन के हाथ से स्नो ग्लोब गिरकर टूट जाता है। दरअसल मैट ने अभी तक शेन को अपना बेटा नहीं माना था, इसलिए वो उसके साथ बेरुखी से बात करता था। इधर ग्लोब टूटने की आवाज सुनकर केट तुरंत वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे के साथ बाप जैसा बिहेव नहीं करने के लिए मैट से बहस करने लगती है। उस रात घर के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए शेन को एक मैप मिलता है, जिसे फॉलो करके वो बेसमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ उलझी हुई वायर्स के बीच मेन पावर सोर्स था। उन सब से गुजरते हुए वो आखिर उस रूम तक पहुँच जाता है। रात भर पूरे घर में लाइट्स टिमटिमाती रहती है, पर मैट और केट नींद में होने के कारण कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अगली सुबह जब मैट की नींद खुलती है तो उसे अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा दिखाई देता है और इसके साथ ही टूटा हुआ ग्लोब कुछ दूरी पर रखा हुआ मिलता है। उसी वक्त लाइट्स को टिमटिमाते देखकर वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है और तुरंत अपनी वाइफ को जगाता है। दोनों रूम की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर हैरान रह जाते हैं। शेन ने विश करके रूम के अंदर ही एक बड़ा सा आउटडोर एरिया क्रिएट कर लिया था। अब वहाँ रूम की बंद छत और दीवारों की जगह खुला आसमान और एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, जहाँ शेन स्नोमैन बनाने में बिजी था। केट अपने बेटे की बनाई हुई शानदार दुनिया को देखकर खुशी से इमोशनल हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, जबकि मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हाथ पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। इस घटना से दोनों के बीच शेन को रूम में जाने और खेलने देने की बात पर बहस होने लगती है। मैट कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, पर केट को ऐसा नहीं लगता। उनकी बहस चलती रहती है कि तभी फोन की घंटी बजती है और परमिशन नहीं होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है, पर जल्दी ही मैट उससे फोन छीनकर खुद बात करने लगता है। दूसरी तरफ जॉन की आवाज सुनकर उसे हैरानी होती है। शेन से बात करके जॉन को पता चल चुका था कि उन लोगों ने एक बच्चे की विश की थी। उधर किचन में रखे एक दूसरे फोन से केट उन दोनों की सारी बातें चुपके से सुन लेती है। जॉन उससे कहता है कि शेन को बाहर की दुनिया में आजादी से घूमने देने के लिए उसे केट की जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी जब केट मर जाएगी तो शेन पूरी तरह से आजाद हो जाएगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकेगा। फिर उसकी उम्र भी नॉर्मल इंसान की तरह ही बढ़ेगी। वो मैट को ये राज भी बताता है कि वो भी रोम का ही दिया हुआ एक बच्चा था। तब उसकी माँ ने उसके बाप को मार डाला था और उसे बड़ा करके खुद को मारने के लिए कहा था ताकि उसका बेटा आजाद हो सके। फिर वो मैट से कहता है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो केट को मारकर शेन को बचा सकता है या फिर शेन को मारकर केट को बचा सकता है। ये सारी बातें सुनकर केट को बहुत दुख होता है और वो घर छोड़कर चली जाती है, जिससे मैट को उसकी फिक्र होने लगती है। केट खुद को मारने के लिए अपनी कार का एक्सीडेंट करना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इधर घर पर शेन के साथ मैट का बिहेवियर पागलों जैसा हो जाता है और वो उसकी सारी चीजें फेंक देता है, यहाँ तक कि उसका स्टूडियो तक तहस नहस कर डालता है। फिर थोड़ी देर बाद वो शेन के लिए डिनर तैयार करता है, जो कि कुछ दूर रखे डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। शेन उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगता है, जिससे चिढ़कर वो शेन को बता देता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है और ना ही उसके कोई पेरेंट्स हैं। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर शेन को फ्रंट डोर से बाहर निकाल देता है, पर शेन डरकर वापस ऊपर चला जाता है। कुछ ही देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शेन के रूम में जाकर उससे माफी मांगने लगता है। फिर शेन उसे स्टोरी पढ़कर सुनाने को कहता है और सारी रात वो दोनों साथ में सोते हैं। जब केट वापस घर लौटती है तो उन दोनों को एक साथ सोते देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उस रात मैट और केट दोनों इंटीमेसी में बिजी होते हैं कि शेन छुप कर उन्हें देख लेता है। फिर वो उनके सोने का इंतजार करता है और जैसे ही वो सोते हैं शेन चुपके से फ्रंट डोर की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन सुबह मैट और केट फ्रंट डोर को खुला देखकर समझ जाते हैं कि शेन बाहर गया होगा। तभी घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शेन अब जवान हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट करके उन्हें धमकाता है तो केट उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैट शेन के ऊपर कूद पड़ता है और दोनों में फाइट होने लगती है। उधर केट उनकी लड़ाई की वजह से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट उसे जगाते
बताते हुए बताता है कि शेन को गलती से गोली लगने के कारण वो मर गया। इस खबर से दुखी होकर केट रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। मैट उसे तसल्ली देकर वापस घर में ले आता है, जहाँ अभी भी वो उदास रहती है। उधर दूसरे रूम में जहाँ उनकी फाइट हुई थी, असली मैट होश में आ जाता है और पूरे घर में अपनी वाइफ की तलाश करता है कि तभी लाइट्स को फिर से टिमटिमाते देखकर वो डरते हुए उस रूम की तरफ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि केट और उसकी शक्ल में शेन अंदर ही होगा। इधर केट को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके साथ बैठा हुआ आदमी मैट नहीं शेन है, पर जल्दी ही उसे शेन के आइस खाने की हैबिट से पता चल जाता है कि वो मैट नहीं बल्कि उसकी शक्ल में शेन है। उधर असली मैट अंदर जाने के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर सारे वायर्स को पार करके वो उस रूम तक पहुंच जाता है, जो कि अब एक जंगल था जहां ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का यूज करके उस जगह को काफी बड़ा कर लिया था और वहां उन्हीं के जैसा एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो ये भी समझ चुका था कि शेन ने उसका रूप केट को किडनैप करके उस डुप्लीकेट घर में रखने और अकेले में उसके साथ फिजिकल होने के लिए किया था। ये ख्याल आते ही अपनी बीवी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में दौड़ते हुए फाइनली उस डुप्लीकेट घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां शेन केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आते देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इधर मौका पाकर केट उठकर भागने ही वाली होती है कि हॉलवे में दो मैट को लड़ते हुए देखकर वो ठिठक जाती है। दोनों में इतनी समानता थी कि वो असली और नकली के बीच पहचान नहीं कर पाती। अचानक एक मैट उसके हाथ को पकड़ लेता है, पर वो उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लेती है और शेन का नाम पुकारती है। वो अपना नाम सुनकर उसकी तरफ देखता है, पर उसके धक्के से गिरकर बेहोश हो जाता है। जमीन पर गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। इधर मैट और केट रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर निकल नहीं पाते क्योंकि शेन ने रूम से उनके उसी घर में फंसे रहने की विश मांगी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो लोग घर से नहीं निकल पाते तो मैट रुक जाता है और वहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय सोचने लगता है कि अचानक फिर से वहाँ शेन आ जाता है और मैट को चाकू घोंपकर मार डालता है। फिर वो केट को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो दरअसल उनके क्लोन थे, जबकि असली मैट और केट दौड़कर रूम के बाहर जंगल की तरफ भागते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए शेन भी उनके पीछे भागता है। मैट और केट के चकमा देने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में होता है। असली घर में पहुंचते ही शेन मैट पर अटैक कर देता है, पर मैट उसे अपने साथ खींचकर घर के बाहर ले आता है। अपनी जान को खतरे में देखकर शेन वापस दरवाजे की तरफ भागता है, पर उसके अंदर घुसने से पहले ही केट दरवाजा बंद कर लेती है। शेन मम्मी कहकर उसको पुकारता है और केट घर के अंदर से उसे बूढ़ा होते हुए देखती रहती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है और अंत में वो डस्ट में बदल जाता है। उसकी गलतियों के बावजूद केट उसकी मिट्टी को हाथ में लेकर बहुत रोती है, क्योंकि उसने उसे अपना बेटा मानकर काफी समय उसके साथ बिताया था। फिर मैट उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपना दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 1 महीने बाद वो एक छोटे से घर में सेटल हो जाते हैं और सुकून से रहने लगते हैं। पर थोड़े ही दिनों बाद केट डरते हुए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। वो बहुत उलझन में दिखाई देती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो बच्चा मैट या शेन में से किसका है। हालात पहले से बेहतर होने के बावजूद उसे लगता है कि वो अभी भी उस रूम में है, क्योंकि लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगी थी। इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि मैट और केट रूम की दी हुई दौलत के नशे में पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। विशेष पूरी करने की जादुई शक्ति के मिलने से वो अपनी ख्वाहिशों के मामले में कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई मिसकैरेज होने के बाद भी वो रूम से रेडीमेड बच्चे तक की ख्वाहिश कर बैठते हैं। उनके नए अपार्टमेंट में लाइट्स के टिमटिमाने से ये कंफ्यूजन बना रहता है कि या तो वो अभी तक उस मिस्टीरियस रूम में है या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ी है। ठीक उसी तरह केट की प्रेगनेंसी भी एक कंफ्यूजन रहती है कि वो बच्चा मैट या शेन में से किसका है, क्योंकि उस घटना से 1 दिन पहले मैट और केट के बीच इंटीमेसी होती है और उस डुप्लीकेट घर में शेन भी उसे सेक्सुअली असॉल्ट कर चुका होता है। इस तरह ये कहानी न सिर्फ विश पूरा करने वाले रूम के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि ये सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर केट के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है, मैट या शेन। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।